कोरिया के प्रेसिडेंट सीधे देश को एड्रेस करके घोषणा करते हैं कि दुनिया का अंत अब दूर नहीं, बस सिर पर मंडरा रहा है। ये सब एक ऐसे अजीब एफ से शुरू हुआ है जो लोगों को देखते ही देखते खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल देता है। इस सब के बीच एक विशाल एस्ट्रॉयड तेज रफ्तार से आकर सीधे जापान पर गिरता है। उस टक्कर के बाद लोग धीरे धीरे खून के प्यासे इंसानी गोश्त खाने वाले जानवरों जैसे बनने लगते हैं और असली कयामत की शुरुआत हो जाती है। दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाती है। हर जगह चीख पुकार और भगदड़ का माहौल है। कोई नहीं जानता कहाँ भागना है, क्या करना है, किस पर भरोसा करना है। सब अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा लड़का भी है जो इस सब के लिए पहले से तैयार बैठा है। उसके पास एक दूसरी दुनिया में उसका अपना सेफ शेल्टर है, जिसे वह काफी पहले से छुपकर बना रहा था। और वह काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब वह जाकर इन ज़ॉम्बीज की धज्जियां उड़ा सके। ये बंदा ही हमारा एमसी है, जिसका नाम है चियोंगो। कुछ महीने पहले सियोंगो अपने दोस्तों के साथ सूरा नाम का गेम खेला करता था। ये सूरा दुनिया का सबसे मुश्किल वर्चुअल सर्वाइवल गेम माना जाता था। गेम इतना पसीना निकाल देने वाला और सख्त था कि अधिकतर प्लेयर्स ने उसे छोड़ना ही बेहतर समझा। आखिर एक दिन चियोंगो के पार्टी मेंबर्स ने उसे धोखा दे दिया और कभी वापस लॉग इन ही नहीं किया। उसके बाद वह अकेला ही गेम खेलता रहा और साथ ही साथ स्ट्रीम भी करता रहा। हर तरह के डरावने मॉन्स्टर्स का सामना करते करते वह धीरे धीरे सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया। फिर एक दिन अपनी रियल जिंदगी से तंग आकर वह थक कर बैठ जाता है। हमारा लड़का अपना वीआर हेडगियर उतार देता है, जैसे सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया हो। फिर वह अपने सारे पब्लिक स्ट्रीम्स एक एक करके डिलीट कर देता है, जैसे अपने पुराने जीवन के निशान मिटा रहा हो। इसके बाद सियोन हाउ पूरी तरह अपनी शेफ वाली जिंदगी पर ध्यान देने लगता है। यहीं पर उसे एक प्यारी सी लड़की मिलती है जो उसकी फेवरेट रेगुलर कस्टमर बन जाती है। ऐसे ही मजाक मजाक में वह एक दिन सोचकर बोल देता है, स्टेटस विंडो, जैसे रियल लाइफ में भी गेम की तरह कुछ खुल जाएगा। वह हल्के से हंसी मजाक के मूड में ही ये चांट करता है, बिना सीरियस हुए। लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें अटक जाती हैं जब उसके सामने हवा में एक असली नीली स्क्रीन तैरती हुई नजर आती है। उस स्क्रीन पर उसकी पूरी स्टैट्स की डिटेल लिखी होती है। ये स्टैट्स बिल्कुल वही होते हैं जो उसके गेम वाले कैरेक्टर के थे, बस एक फर्क के साथ। अब उसके पास एक नई एबिलिटी लिखी होती है, प्राइवेट पोर्टल। इस अजीब एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वह तुरंत उसे एक्टिवेट करके देखने का फैसला करता है। अगले ही पल उसके सामने इंसान के बराबर साइज का एक वार्प गेट, एक दरवाजे जैसा पोर्टल हवा में बनकर खड़ा हो जाता है। उसका दिमाग इस नई चीज के खतरों को समझने की कोशिश में उलझ जाता है। सब कुछ उसे सपने जैसा लगने लगता है, क्योंकि अगर गेम वाकई असली निकला तो वह एस्टेरॉयड जो अपोकलिप्स लाता है वह भी जरूर आ रहा होगा। घबराहट में वह इंटरनेट खंगालने लगता है और उसे एक ऐसी ही खबर मिलती है जहां एक एस्टेरॉयड के गिरने की बात लिखी होती है। फिर भी वह दिल से ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि गेम के इवेंट्स अब सचमुच दुनिया में हो रहे हैं। हमारा लड़का चुपचाप उस पोर्टल को तकता रह जाता है जो उसके सामने हिले बिना खड़ा है। पहले एस्टेरॉयड की खबर, फिर ये पोर्टल, दोनों चीजें उसे ये पक्का इशारा दे रही होती हैं कि कुछ तो बहुत गलत है। वह झिझकता है, सोचता है कि क्या उसे वाकई इस चीज के अंदर कदम रखना चाहिए या नहीं। बिना किसी पावर के, न कोई गर्लफ्रेंड, न प्रॉपर प्लान, न पैसा, ये सब सोचकर वह और भी उलझन में पड़ जाता है। आखिर में सब सोच विचार करके वह पास रखी सबसे करीबी चीज, एक बड़ा सा लेडल, हाथ में उठा लेता है। फिर वह धीरे से वह लेडल पोर्टल के अंदर घुसाकर दूसरी तरफ की जमीन को छूकर देखने की कोशिश करता है। जब वह मिट्टी भर के लेडल को बाहर निकालता है तो समझ जाता है कि दूसरी तरफ कोई लैबिरिंथ स्टेज नहीं बल्कि खुली जमीन है। ये अच्छी बात है, लेकिन अब उसे ये भी सूझने लगता है कि कहीं ये पोर्टल उसे सिर्फ जमीन के किसी और कोने में ही तो नहीं भेज रहा। वह जल्दी जल्दी अपना सामान बैग्स में पैक करता है, जैसे एक लंबी यात्रा पर निकलने वाला हो। फिर खुद को हौसला देता है, गहरी सांस लेता है और आखिरकार पोर्टल के अंदर जाने का मन बना लेता है। अगले ही पल सीन कट होता है और ब्रो पहले ही पोर्टल पार कर चुका है और दूसरी तरफ की हसीन दुनिया उसके सामने पड़ी होती है, जहां आसपास कहीं भी शहर या इमारतों का नामो निशान नहीं। ये देखते ही उसे सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है हवा की तेज ठंडक, जो उसकी आदत से काफी ज्यादा है। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। वह अंदाजा लगाता है कि ये जगह शायद इतनी दूर दराज है कि यहाँ इंसान आसानी से पहुंच ही नहीं सकते। सीधी सी बात, ब्रो सोचता है, अगर यहाँ अटक भी गया तो भी चलेगा। फिर वह एक मार्कर निकालता है, जैसे उसका माइंड पहले ही प्लान बना चुका हो। वह एक बड़े पेड़ पर 0 का निशान बना देता है ताकि आगे एक्सप्लोर करते वक्त वापस रास्ता ढूंढने में दिक्कत न हो। काफी स्मार्ट मूव है। फिर वह चलते ही जाता है, काफी देर तक कांटों, पत्तियों और पेड़ों के बीच से गुजरता है। जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता, हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ है और दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता। जब वह थककर सोचता है कि काश अब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, तभी करीब ही से एक अजीब प्राणी की तेज नजर उस पर पड़ती है। बिना देरी किए वह जंतु एक शिकारी की तरह उसकी तरफ झपटता है और हमारा बंदा डर के मारे पीछे हट जाता है। खुशकिस्मती से वह कोई ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक खूबसूरत वैली डियर निकलता है। सिस्टम तुरंत उस प्राणी का नाम बता देता है, जो कंफर्म करता है कि यह जगह जमीन से अलग एक अलग ही रियल्म है।
वह अजीब हिरन जैसा प्राणी कुछ देर उसे सीधी आंखों में देखकर खामोशी से खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ किए, बिना किसी आवाज के अचानक से पलटकर दौड़ लगाता है और जंगल में गायब हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी सोच में पड़ जाता है कि ये इतना चुपचाप आकर इतनी जल्दी क्यों निकल गया, कम से कम एग्रेसिव तो नहीं था। ये सोचकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसका सामना कभी खून के प्यासे बंदरों या जंगली सुअरों से हो गया तो हालत बहुत खराब हो सकती है। एक और अजीब बात यह है कि ये वैली डियर गेम सूरा में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, फिर भी यहाँ है, जो उसकी सोच को और कंफ्यूज कर देता है। अब वह एक छुरी हाथ में लेकर आगे बढ़ता है, तैयार कि कभी भी कोई चीज झाड़ियों से निकलकर उस पर हमला कर सकती है। अभी तक वह डिजास्टर वाली बात को दिल से पूरी तरह नहीं मान रहा, लेकिन जब वह थककर लगभग हार मान चुका होता है तभी उसे वह चीज मिलती है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसकी नजर एक पेड़ पर लगे चमकते हुए सन एप्पल पर जा टिकती है। ये एक अजीब रोशनी से चमकता हुआ फल होता है जिसे वह ध्यान से तोड़ लेता है। पहले सोचता है कि क्या इसे खाना ठीक रहेगा, फिर वह हिम्मत करके एक बड़ा सा कौर ले लेता है और तुरंत ही अपने अंदर एक तेज बदलाव महसूस करता है। सिस्टम तुरंत बताता है कि उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो गई है। उसका जिस्म हल्की पीली रोशनी से चमकने लगता है, बिल्कुल उस सन एप्पल जूस के इफेक्ट की तरह जो वह गेम में पिया करता था। ये एक और पक्की तस्दीक बन जाता है कि सब कुछ सच है, और वह यकीन से समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा आने वाला है। इसी जंगल में कहीं पास ही गॉब्लिन का गंदा सा पू पड़ा होता है, जिसके बिल्कुल करीब वह बैठकर काम से फारिग हो रहा होता है। ये देखकर वह और होशियार हो जाता है। एक गहरी चिंता भरी सांस लेकर खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। अपने यकीन के बावजूद अब वह जानता है कि दुनिया का अंत सच में नजदीक आ गया है। पोर्टल के इफेक्ट्स को अच्छी तरह समझने के बाद वह वापस निकलकर अपनी असली दुनिया में लौट आता है। यहाँ आकर सियांगो सॉल्यूशन सोचने बैठ जाता है ताकि अपोकलिप्स से पहले ही तैयार हो सके। सबसे पहले वह सूरा गेम के सारे फुटेज निकालकर एक पर्सनल हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेता है। किस्मत से हर बार जब भी वह गेम खेलता था, स्ट्रीम भी करता था, इसलिए उसके पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, जो उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह काम आएगा। कुछ ही देर बाद एस्टेरॉयड गिरने की खबर डिटेल के साथ आती है। जापान लगभग 32 दिन बाद तबाह होगा और उसी के साथ अपोकलिप्स की ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए वह बस एक ही काम करने का फैसला करता है, तैयारी, क्योंकि गेम में हर चीज सबसे बेकार मैकेनिक्स से भरी हुई थी। सबसे ज्यादा पागलपन भरने वाली चीज थी आयरन डेथ डिजीज, जो धरती के सारे मेटल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इमारतें धड़ाधड़ गिर जाती हैं, सब कुछ धूल में मिल जाता है और कुछ ही घंटों में ज़ॉम्बीज के लिए रास्ता साफ हो जाता है। मेटल के मिटने के बाद मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल पत्थर के युग में वापस धकेल दी जाती है। ये डिजीज अंत में खत्म तो हो जाती है, लेकिन पूरे 1 साल तक दुनिया को बर्बाद करती रहती है। फिर भी आयरन डेथ डिजीज को लेकर हमारा लड़का उतना परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक सेफ रास्ता है, उसका प्राइवेट पोर्टल, जिससे वह इस सबसे बच सकता है। चियांगो को पक्का यकीन है कि ये डिजीज पोर्टल के पार दूसरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। सारी एनालिसिस रैप अप करके वह अपनी सारी जमा पूंजी निकालता है और सीधे प्रीमियम टियर सर्वाइवल इक्विपमेंट खरीदने निकल पड़ता है, जैसे रियल लाइफ में ही कॉल ऑफ ड्यूटी के ज़ॉम्बी मोड की लॉबी ज्वाइन करने वाला हो। रात को फोरम्स चेक करते वक्त सियोंगो कुछ लोगों से मायूस हो जाता है जो अपनी नई अवेकेंड एबिलिटीज का इस्तेमाल सिर्फ जुर्म और मस्तियों के लिए कर रहे होते हैं। सुबह होते ही वह फिर बाजार जाकर और ज्यादा सामान खरीदता है ताकि अपने आने वाले मिशन के लिए पूरी तरह रेडी हो सके। वापस आते वक्त वह श्योरिटी के लिए एक हंटिंग बो भी ले आता है। ये सब करते करते उसे एक अजीब सी सोच सताने लगती है। चयोंगो सोचता है शायद वह सब कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, शायद वह हद से ज्यादा आगे निकल आया है। फिर भी वह खुद को तसल्ली देता है कि अगर सब गलत भी निकला तो भी वह आगे चलकर ये सारा पैसा वापस कमा लेगा। सुबह के सारे काम निपटाकर वह घर लौट आता है और अपनी दुकान पर एक क्लोज्ड का बोर्ड लटका देता है। सियोन को अपने ख्यालों में डूबा होता है कि अचानक उसे बाहर से किसी आवाज सुनाई देती है। सोलो लेवलिंग वाली वाइब की टिमुचा हाइन जैसी लड़की चिंता से पूछती है कि शॉप क्यों बंद है। वह उसे कैजुअली बता देता है कि अंदर रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। ये सुनकर लड़की सोचने लगती है कि शायद उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, तभी इतना बड़ा काम कर रहा है। सायंगहो फिर मुस्कुराते हुए बात को ज्यादा लंबा किए बिना कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और वहां से निकलने लगता है, लेकिन वह लड़की उसे रोक लेती है। कुछ बोलना चाहती है, लेकिन लफ्ज गले में अटक जाते हैं और वह शर्म से कुछ कह नहीं पाती। पीछे मुड़कर चलते हुए सायुंगहो उसकी अधूरी बात के बारे में सोचने लगता है कि वह आखिर कहना क्या चाहती थी। फिर भी वह उससे और प्रेस नहीं करता और चुपचाप वापस अपने काम में लगने का फैसला करता है। अंदर आते ही वह खुद से वादा करता है कि अब से वह सिर्फ वाकई इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करेगा। ब्रो सीधे मन ही मन कहता है, बेकार चीजों को इग्नोर कर और असली ग्राइंड शुरू कर। फिर वह कमांड देता है, पोर्टल ओपन बटी, और अपनी पुरानी गेम प्ले स्टाइल को याद करता है। गेम में उसे लोग प्ले मेकर कहते थे, ऐसा बंदा जो हर स्टेज को स्मार्ट प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज से क्लियर करता है। वैसा नहीं कि वह कोई जबरदस्त फाइटर हो, असल में वह हमेशा अपने दिमाग पर ही ज्यादा भरोसा करता था। सूरा के सिस्टम में स्टैट्स कमाना भी काफी कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ सिंपल लेवल अप से स्टैट्स नहीं मिलते, बल्कि हंटिंग और एक्सप्लोरेशन से ही तुम मजबूत बनते हो। अब हमारा लड़का फिर से दूसरी दुनिया में है, जहाँ वह बो से प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसने कभी प्रॉपरली आर्चरी सीखी ही नहीं। अब यूट्यूब ट्यूटोरियल से खुद को सिखा रहा है। योंगो ठीक पोस्चर लेकर सीधा खड़ा होता है, अपनी सांस को कंट्रोल करता है और निशाने पर तीर लगाने का प्रयास करता है। गेम वाला उसका पुराना रूप उसके अंदर से झलकने लगता है। जितनी बार वह प्रैक्टिस करता है, उतना ही उसकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करने लगती है। आखिर एक शॉट पर वह तीर छोड़ देता है। तीर तेज रफ्तार से उड़कर जाता है और सीधे टारगेट बोर्ड पर जाकर लग जाता है। ब्रो अपनी ही टैलेंट देखकर इतना स्टन हो जाता है कि अंदर से सोचने लगता है कि शायद वही कोई चोजन वन है, लेकिन हाथ की दर्द से तुरंत समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी स्ट्रेंथ है। इसीलिए सियुंग हो तय कर लेता है कि अब वो बॉडी को ट्रेन करेगा और अपनी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाने पर ध्यान देगा। बेसिक तैयारी खत्म करने के बाद अब वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ने का सोचता है। तुरंत ही 2 काम उसे सबसे पहले निपटाने होते हैं। पहला काम ये कि वो एक ठीक ठाक तरीका तैयार करे कि मॉन्स्टर्स का शिकार ढंग से कैसे किया जाए। दूसरा काम ये था कि एक ऐसा होम बेस बनाया जाए जहां वो बिना चिंता के सारा सामान स्टोर कर सके। लेकिन इस वक्त उसके पास ना कोई वेपन्स है, ना ही प्रॉपर सप्लाईज, क्योंकि सब चीजें अभी डिलीवरी के रास्ते में हैं। तब तक के लिए वो गोल्डन एप्पल्स का शिकार करता रहता है और किस्मत ऐसी चलती है कि बार बार उनसे टकरा जाता है। कुछ जगहों पर निशान लगाकर वो खुद को आने वाली अपोकलिप्स के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार करना शुरू कर देता है। वही उसकी अर्ली प्रिपरेशन ही थी जो उसे सूरा में इतने लंबे टाइम तक जिंदा रख पाई थी। इधर उधर देखते हुए सियुंग हो को गॉब्लिन का वेस्ट मिल जाता है। वो काफी देर से इसे ढूंढ रहा था, बस एक सिंपल मकसद से। गॉब्लिन्स की बात ही अलग होती है। उन्हें हमेशा झुंड में घूमना पसंद है। जमीन पर सिर्फ एक ही गोबर का ढेर देखकर, हाँ लिटरल शिट, वो समझ जाता है कि यहाँ आसपास एक ही गॉब्लिन मौजूद है। पूप इंस्पेक्टर प्रो मैक्स मोड में जाकर वो उस वेस्ट का जायजा लेता है और अंदाजा लगाता है कि ये गॉब्लिन शायद अपनी ट्राइब से निकाला गया आउटकास्ट है। सियुंग हो जानता है कि ये बंदा उसके लिए गोल्डन टिकट बन सकता है। उसे हर हाल में इस गॉब्लिन का शिकार करना ही होगा। रात होते होते भी उस अकेले गॉब्लिन की तलाश जारी रहती है। करीब ही से भेड़ियों की चीख सुनाई देती है, जो इस बात की निशानी है कि वो वैली के और करीब आ गया है। और तभी उसे वही गॉब्लिन दिखाई देता है जिसे वो ढूंढ रहा था। सियुंग हो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। स्पष्ट दिख रहा होता है कि ये चीज बिल्कुल गेम वाले क्रीचर्स की ही कॉपी लगती है। अब गॉब्लिन्स को तो सबसे निचले लेवल का मॉन्स्टर माना जाता है। उनके पास आमतौर पर सिर्फ भाले या जहरीली डार्ट्स ही होती है। वो अपने दुश्मनों को काट काट कर बिगाड़ने और उन्हें टॉर्चर करने के लिए बदनाम है। यही वजह है कि हमारा लड़का पहले ही दिन से लॉन्ग रेंज वेपन यानी बो को अपनी पहली चॉइस बनाता है। देखने से लगता है कि ये गॉब्लिन काफी बुजुर्ग हो चुका है और बिल्कुल खराब हालत में है। उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, तो सियुंग हो तुरंत अपना बो निकालता है। उसे यकीन होता है कि अगर वो अपना दिमाग ठंडा रखे तो इस चीज को मार सकता है। धनुष की डोर छोड़ते ही तीर तेजी से उड़ जाता है। तीर बिजली की तरह निकलकर गॉब्लिन के बाजू में घुस जाता है। उसका हाथ छेद डालता है। सियुंग हो ने सिर का निशाना लिया था, लेकिन फिर भी वो इस पर खुश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो दूसरा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन इतनी ताकत से एक पत्थर फेंकता है कि बो उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरता है। सियुंग हो समझ जाता है कि वो एक पूरी तरह मैच्योर और तजुर्बेकार गॉब्लिन का सामना कर रहा है। दोनों अपने अपने ब्लेड्स तैयार करके क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए स्टांस ले लेते हैं। अल्टीमेट शोडाउन सुंगजिन वू और बारू के बीच नहीं, बल्कि हमारे असली 2 किरदारों के बीच शुरू होता है। शिट, वेट, रॉन्ग स्टोरी, लेकिन लड़ाई असली है। सियुंग हो अपनी छुरी को मजबूती से पकड़कर गॉब्लिन की साइड पर तेज से स्लैश करने की कोशिश करता है। तजुर्बेकार गॉब्लिन आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और जवाब में हमारे लड़के के घुटने पर जोर से वार करता है, जिससे उसका नीकैप बुरी तरह हिल जाता है। लड़ाई को नीचे खींचते हुए सियुंग हो गॉब्लिन पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर पीठ के बल गिराकर दबा देता है। इस दौर में उसके पास साफ एडवांटेज होता है। सियुंग हो छुरी को उठाकर पूरा जोर लगाकर उस क्रीचर के सीने में घुसा देता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। आखिरकार उसकी आंखों से रोशनी धीरे धीरे उतर जाती है। पहला शिकार सफलता से पूरा हो जाता है और सियुंग हो इसके बदले 2 पॉइंट्स हासिल कर लेता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो ये सब कर पाया। अपने आसपास का माहौल स्कैन करते हुए वो इधर उधर देखता है। उसे करीब ही ग्वाकामोडर और वेजिटेबल ऑयल मिल जाता है। गेम में इन दोनों को मिलाकर एक ऑइंटमेंट बनाया जाता था, लेकिन सबसे पहले उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाहर इस गॉब्लिन की लाश को यूं ही सड़ने देना बहुत खतरनाक है, क्योंकि झुंड इसे ढूंढकर निकाल सकता है और सियुंग हो का शिकार कर सकता है। साथ ही इसे यूं ही सड़ने देना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये बोन क्रीपर नाम की चीज में तब्दील हो सकता है। सियुंग हो को करीब ही 2 रेड ट्राउट्स नजर आती हैं। सियुंग हो का दिल जोर से कांप उठता है, क्योंकि उसे एकदम महसूस होता है कि वो सच में फंस चुका है। जैसे ही वो पल भर के लिए नजर हटाता है, सब कुछ बदल जाता है। ब्रो देखते ही देखते सबसे क्रीपी आउल मॉन्स्टर को अपने ऊपर से सीधा उसे ताकते हुए पाता है। इस सेगमेंट से पहले कहानी हमें वापस सियुंग हो के गेम वाले दौर में ले जाती है, जब वो सिर्फ एक प्लेयर था। अपनी स्ट्रीम्स के दौरान उसने गेम के बारे में बहुत सारी मटेरियल, इंसाइट और जानकारी एक जगह जोड़ रखी थी।
उसके कुछ चैट मेंबर्स तो सिर्फ इसलिए पैसे डोनेट करते थे ताकि वो सीधा उन गुड्स में घुस जाए, यानी डेंजरस कंटेंट और मॉन्स्टर्स तक। सियुंग हो ने पूरी गहराई से रिसर्च करके गॉब्लिन्स और कोबॉल्ट्स के साथ अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस डिटेल में बताए थे। साथ ही बोन क्रीपर से बचना कितना जरूरी है ये भी समझाया था। लेकिन इस जंगल में दो सबसे खतरनाक क्रीचर्स भी घूमते हैं, वेयरवुल्व्स और एलबेयर्स। एलबेयर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं और उनकी मौजूदगी ही मॉन्स्टर इकोसिस्टम में एक तरह का बैलेंस बनाए रखती है। स्ट्रीमिंग के उस दौर को याद करके सियुंग हो के दिल में एक हल्का सा गर्मजोशी का एहसास जगता है। एक बंदा था, बुल संगमैन, जो हमेशा उसके लिए खुश रहता था, हमेशा सपोर्ट करता था। बाकी लोग भी ठीक ठाक थे, थोड़े अजीब भी, जैसे बार्किंग डॉग ड्यूड, जो बिना वजह चैट में विफ टाइप करना बंद ही नहीं करता था। अजीब बात यह है कि सियुंग हो खुद से पूछने लगता है कि ऐसे खुश यादों का सिलसिला अभी क्यों चल पड़ा है। शायद इसलिए क्योंकि वो इस वक्त लिटरल हॉरर की एक जिंदा मिसाल के सामने खड़ा है, एक ऐसा क्रीचर जो उसकी जिंदगी यहीं खत्म कर सकता है। सियुंग हो हकीकत को मानने से इनकार करता रहता है, लेकिन उन्हीं यादों के बीच से एक आवाज उसे कहती है कि ध्यान लगाओ। वो हर लम्हे का इस्तेमाल करके कोई प्लान सोचने की कोशिश करता है। उसे पहले से पता है कि आउलबेयर्स हद से ज्यादा वायलेंट होते हैं और सामने आने वाली हर चीज को चीर फाड़ देते हैं। इस फैक्ट के बावजूद ये क्रीचर चुपचाप सीधा खड़ा है, जो ये दिखाता है कि शायद ये इस वक्त भूखा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिमाग में ये बात चुभ रही है कि वो लोग रेड ट्राउट के टेरिटरी में घुस आए हैं। इन सब क्रिटिकल फैक्टर्स को मिलाकर सियुंग हो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस नाइटमेयर से बचने का शायद सिर्फ एक ही रास्ता है। पैर घुमाकर वो खुद को याद दिलाता है कि उसके दिमाग में वो अभी भी किम्बब जोआ है, चाहे उसका जिस्म अभी भी कांग सियुंग हो का कमजोर सा फिजिक ही क्यों ना हो। दांतों को कसकर वो उस मॉन्स्टर को सीधा चैलेंज देता है कि आ, सामने आ। ये उसकी जीने की इच्छा का आखिरी ऐलान होता है। क्रीचर ठंडी, तेज नजरों से उसे घूरता रहता है और फिर अपना पहला दहशतनाक अटैक शुरू करता है। एल्बेयर रात में शिकार करने में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है सीधी सूरज की रोशनी। गेम में उसके पैटर्न को बार बार देख चुका सियुंग हो जानता है कि अब बस उसे परफेक्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत है अपनी जान बचाने के लिए। बीस्ट के अटैक की टाइमिंग से परफेक्ट मैच करते हुए सियुंग हो उसकी स्लैश से बड़ी खूबसूरती से बच जाता है और साथ ही सोचता है कि कैसे कोई ऐसी रोशनी पैदा करे जो इस मॉन्स्टर को डरा सके। पूरी स्पीड से वो उस क्रीचर के बड़े से बाजू पर दौड़कर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और सबसे करीब आकर अपना फ्लैशलाइट निकालकर उसकी आंखों में सीधा तेज रोशनी दाग देता है। रात के शिकारी जैसे प्रेडेटर के लिए भी ये इतना ट्रॉमा देने वाला शॉक होता है कि आउलबेयर कुछ पल के लिए पूरी तरह अंधा हो जाता है। अगला सीन कट होता है और हमारा लड़का अपने बिस्तर पर लूसली फैला पड़ा है जब उसका अलार्म जोर जोर से बज रहा होता है। वो जानता है कि उसे फिर से उठना ही पड़ेगा, चाहे कल रात की मारपीट के बाद उसका जिस्म बिल्कुल टूट चुका हो। सियुंग हो कल रात पोर्टल से लौटने के तुरंत बाद ही बेहोशी की नींद सो गया था। उसकी आखिरी याद यही थी कि वो मॉन्स्टर को अंधा करने के बाद जान बचाकर दौड़ रहा था। किस्मत देखो, गॉब्लिन से निपटने के तुरंत बाद उसका टकराव एक आउल बेयर से हो गया। ब्रो अब फिर से उस बकचोदी से गुजरने का बिल्कुल मूड नहीं रखता। फिर भी वो कोशिश करता है कि उठकर कुछ खा ले। खड़े होते ही जमीन पर धड़ से मुंह के बल गिर जाता है। समझ जाता है कि उसके पैर तो कल वाले कार्डियो के बाद बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी दूसरी दुनिया से लाए हुए गोल्डन एप्पल्स बचे हुए हैं। सियुंग हो उनमें से एक एप्पल उठाता है और एक बड़ा सा कौर भर लेता है। उस पल उसकी स्टेमिना तुरंत वापस आने लगती है, जैसे जिस्म में नई जान भर गई हो। आखिरकार वो खुद को पहले से ज्यादा जिंदा, ज्यादा फ्रेश महसूस करता है। अब सोचता है कि क्या अब पेट को ढंग से भरकर कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन पहले वो खुद को ठीक ठाक से साफ सुथरा करता है, जिस्म को थोड़ा हिलाता झुलाता है। तभी बाहर निकलते ही फिर से उसकी टकरार तेमुचा हाइंग से हो जाती है। वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आई होती है और इत्तेफाक से उससे मिल जाती है। सियुंग हो असल में आज किसी कंपनी के मूड में नहीं था, लेकिन वो सीधी उसके सामने बैठ जाती है क्योंकि उसे मील बडी के साथ खाना पसंद है। मिक यंग जल्दी जल्दी थोड़ी बेचैनी से पूछती है कि क्या उसने स्टेटस विंडो खोल के ट्राई किया। उसकी इतनी एंथुजियास्टिक अप्रोच देखकर सियुंग हो को समझ आ जाता है कि यही वो टॉपिक था जो वो पिछली बार भी छेड़ना चाहती थी, लेकिन बीच में ही रुक गई। मिक यंग उसे न्यूज दिखाती है और यकीन दिलाती है कि ये सब असली है। कुछ अवेकेंड प्लेयर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल सीधा चोरी डकैती और पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं। सियुंग हो उसके इतने सीधे सवाल से थोड़ा घबरा जाता है, फिर झूठ बोल देता है कि उसके सामने तो कुछ भी नहीं आया। बात यह है कि सियुंग हो को लगता है कि अपनी स्टेटस विंडो दूसरों से छुपाकर वो सही काम कर रहा है। सबसे पहले उसका ट्रेड कॉम्बैट से ज्यादा स्ट्रेटेजिक टाइप का है। ये कुछ ऐसा है जिससे वो अपने फायदे के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, न कि सबके साथ बांट कर। फिलहाल तो उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती। अगर वो अपना सारा राज इस रेड ड्रेस वाली लेडी के सामने खोल दे, जो इस वक्त मिक्युंग है, तो बाद में चीजें उसके खिलाफ भी जा सकती हैं। ये मूव काफी स्मार्ट है, लेकिन फिर भी बंदा ये सोचकर क्यूरियस हो जाता है कि मिक्युंग अवेकनिंग के बारे में इतनी गहराई से इंटरेस्ट क्यों ले रही है। फिर वो अचानक उसे सरप्राइज कर देती है। थोड़ा झिझक कर वो खुद मानती है कि उसने भी उससे एक झूठ बोला था।
सियुंग हो उसके इरादों को अच्छा मानकर उसे तसल्ली देता है कि उसे कुछ भी जबरदस्ती कन्फेस करने की जरूरत नहीं। वो उसे इनकरेज करता है कि अभी भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है, और फिर उनकी बात खत्म होते ही कुछ देर बाद घर की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार उसके डिलीवरी पैकेजेस पहुंच जाते हैं। जो भी सामान उसने ऑर्डर किया था सब आ चुका है और अब उसे सप्लाईज की टेंशन नहीं रही। वो सारा सामान उठाकर रूफटॉप पर शिफ्ट कर देता है और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ही सेकंड फ्लोर पर रखता है। सेकंड फ्लोर पर तैयारी के दौरान उसने आज के मिशन के लिए जरूरी सामान का एक बड़ा ढेर अलग रख लिया था। गैस मास्क, प्रोटेक्टिव सूट और दूसरे इक्विपमेंट जैसे सारे आइटम्स रेडी पड़े होते हैं। अपने आने वाले मिशन के लिए हमारा लड़का एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता है जिसे वो फ्यूचर हाइडआउट बना सके। उसे एक पक्का होम बेस खड़ा करना है, इसीलिए हाथ में उसके एक्स का होना इतना जरूरी है। पोर्टल से गुजरते ही सियुंग हो को एक परफेक्ट हाइडआउट ढूंढने के लिए अपना पहला लीड मिलता है। बूढ़े गॉब्लिन को ढूंढते वक्त उसे एक बार गलती से गॉब्लिन की केव मिल गई थी। अब उस जगह को याद करके वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंचता है और केव वापस ढूंढ निकालता है। ये जगह सच में उसके प्लान्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट लगती है, बिल्कुल सही छुपने की जगह। लेकिन सबसे पहले उसे ये कंफर्म करना जरूरी है कि यहाँ किस टाइप के मॉन्स्टर्स रहते हैं। सियुंग हो आसपास की जमीन को गौर से स्कैन करता है और उसे छोटे छोटे कोबॉल्ट्स के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। ये असल में खुशी मनाने लायक डिस्कवरी है, क्योंकि ये लोग ज्यादा बड़ा झंझट पैदा नहीं करते। सियुंग हो पहले से ही लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक प्रॉपर प्लान बनाकर आया था, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोबॉल्ट्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये नॉक्टर्नल क्रीचर्स हैं। अभी वो सो रहे होंगे तो हमारे लड़के का प्लान है उन्हें अंदर ही अंदर घोंट कर मार देने का। सबसे पहले वो कुछ शाखाएं काट कर अच्छा खासा फायरवुड जमा करता है। फिर वो सारे लकड़ियों का ढेर केव के बिल्कुल एंट्रेंस पर जमा कर देता है। अगला स्टेप होता है उन सब पर ढंग से गैसोलीन छिड़कना। सयुंग हो सोचता है कि ये मिशन तो बिना किसी दिक्कत के क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब बस आग लगानी बाकी है। लेकिन तभी उसके कानों में अंदर से उनकी चीख सी आवाज पड़ती है। वो अपनी नींद से उठ चुके होते हैं और जैसे ही बाहर झांकते हैं उनकी नजर सीधा अपने अगले शिकार पर टिक जाती है। सियुंग हो उन्हें नरम आवाज में ग्रीट करता है, फिर अचानक अपना एक्स निकालकर तेजी से आगे झपटता है। बस एक सीधे मजबूत स्विंग में वो दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन के पास तेज से स्लैश करता है और दोनों वहीं पर तुरंत धड़ से गिरकर मर जाते हैं। इतनी आसानी से गिरने की वजह सिर्फ उनकी अभी अभी टूटी हुई नींद का नशा होता है। इन लगातार किल्स की वजह से सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता रहता है। सिस्टम उसे लेवल अप का रिवॉर्ड देता है, साथ ही 4 पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगले ही पल सियुंग हो लाइटर उठाकर फायरवुड के ढेर में फेंक देता है। थोड़ी ही देर में धुआं धीरे धीरे केव के अंदर घुसना शुरू कर देता है। सुरो गेम में लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, ये नई चीजों से बहुत आसानी से परेशान हो जाते थे और ये उसी कमजोरी का इस्तेमाल था। हमारा लड़का बाहर गैस मास्क पहनकर खड़ा रहता है, जबकि वो चाहे तो अंदर सीधी आग भी लगा सकता था। लेकिन ये तरीका क्लीनअप के लिए भी काफी इफेक्टिव साबित होने वाला है। अंदर सो रहे कोबॉल्ट्स घबराहट में होश में आते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाहर दौड़ते हैं। सियुंग हो ने जानबूझकर यह स्ट्रैटेजी चुनी थी ताकि उनकी बॉडीज कमजोर हो जाएं और भागते वक्त उनके बीच कंफ्यूजन पैदा हो। जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं उसका प्लान होता है कि कमजोर हालत में ही उन्हें एक ही बार में निपटा दे। उसे उम्मीद थी कि कम से कम 5 बाहर निकलेंगे, लेकिन सियुंग हो हैरान रह जाता है जब सिर्फ 4 ही दिखाई देते हैं। ये यूजुअल ग्रुप ऑफ 7 से बिल्कुल अलग है। वो एक कोबॉल्ट पर निशाना साध कर तीर छोड़ता है, सी यू भाई। यंग हो उसे वहीं पर काट गिराता है और खुद ही बोल उठता है कि अब सिर्फ 3 बचे हैं। बाकी के 3 उसकी तरफ झपटते हैं, जितना हो सकता है अपना कमजोर सा अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा लड़का एक्स के साथ पूरी तरह रेडी खड़ा है। वो इस वेपन से होम रन मारने की तरह जोर जोर से स्विंग करता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। एक और कोबॉल्ट अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर सीधा ऑल पावरफुल फाट स्प्रे ऑफ डेथ का असर होता है, जो उसके बिल्कुल करीब से छिड़क कर उसकी आंखों को अंधा कर देता है, इससे पहले कि वो कुछ कर भी सके। सियुंग हो मौका देखकर उसका सर काटकर अलग गिरा देता है। अब सिर्फ एक अकेला कोबॉल्ट बचता है। हमारा लड़का उसके लीडर पर नजर गाड़कर उसे देखता रहता है, जो डर से कांप रहा होता है। अब वो असली हंटर बन चुका है। वो इनकी मौत का फैसला करता है और वादा करता है कि इनका ये हाइडआउट वो पूरे का पूरा अपने काम में लेगा। खून से भरी ये छोटी सी जंग आखिर खत्म हो जाती है और सयोंग हो थककर जमीन पर धड़ से गिर जाता है। इतने आसान शिकार के बाद भी उसकी स्टैमिना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। सिस्टम के स्टैट्स देखने पे पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल गेम जैसा ही है, यहाँ तक कि एग्जॉस्शन वाली डीबफ सेक्शन भी। लेवल अप के बाद भी स्टेटस पॉइंट्स का न बढ़ना भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर भी लेवल बढ़ने से आगे चलकर शॉप आइटम्स अनलॉक होंगे, ये बात अपने आप में काफी बड़ी बात है। अभी के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अब उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस है जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जितना हमारा लड़का अंदर एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहता था, उतना ही वो कोबॉल्ट्स के छोड़े हुए गंदे माहौल को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। हाइडआउट सिक्योर हो जाने के बाद असली क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू होता है। इस बंदे को इतना ज्यादा गॉब्लिन शिट साफ करना पड़ता है कि वो खुद इस काम से थककर पागल हो जाता है। इतनी साफ सफाई करना, वो भी एक सॉलिड फाइट के तुरंत बाद, उसके लिए प्योर पेन इन दी एस जैसा लगता है। सयांग हो गुस्से में इन गंदे प्राणियों को गाली देता है जो पूरी गंदगी में रहते थे।
फिर भी अब नया होम बेस मिलने के बाद उसे अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं रही। जब भी कचरा निकालना होता है सयोंग हो वापस अपनी असली दुनिया में लौट आता है। ये एक बड़ा फायदा है, लेकिन फिर भी सफाई में उसका बहुत सारा वक्त निकल जाता है। सबसे ज्यादा उसे ये बात हैरान करती है कि डायमेंशंस के बीच आइटम्स का इस्तेमाल करना कितना आसान निकला। वो एक तरफ से पाइप लेकर आता है और उसे दूसरी तरफ एक्टिवेट करके देखता है, और ये सब कुछ इतनी स्मूथ तरह से काम करता देखकर वो खुद ही हैरान रह जाता है। घंटों की मेहनत के बाद आखिर जगह चमक कर साफ सुथरी हो चुकी होती है। अब अगला काम है खून के दागों को मिटाना और कंक्रीट डालकर फ्लोर को ऐसा बनाना कि सामान स्टोर करना और आसान हो जाए। वो मोर्टर के कॉम्प्लिकेशंस और सैंडविच पैनल्स लगाने के आइडिया पर भी सोचने लगता है। लेकिन इस गंदी सी केव का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये लुमिनस और इग्निशन स्टोन्स से भरी पड़ी है। गेम में ये सब न्यूबी स्टोन्स के नाम से जाने जाते थे, लेकिन यहाँ की दीवारें इनसे काली पड़ी हैं, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सियुंग हो के पास अब पक्का रीजन है कि कंस्ट्रक्शन के बाद वो इस जगह को प्रॉपरली माइन करे। अगले दिन ब्रो बिल्कुल अपनी जान के किनारे पर चल रहा होता है। रोज इतनी मेहनत करते करते उसका पूरा जिस्म दर्द से थक चुका है। अपने बाजू को चेक करके वो खुद हैरान हो जाता है कि उसने कितनी छोटी मोटी चोट अब तक झेली है। दूसरी दुनिया से लाया गया सामान उसके पास साइड वाले टेबल पर करीब से रखा होता है। सयांग हो सोचता है कि क्या ये सही वक्त है इनका इस्तेमाल करके एक ऑइंटमेंट बनाने का। मेथड काफी सिंपल है, ग्वाकामोडर और वेजिटेबल ऑयल को बराबर रेशियो में मिलाना, फिर थोड़ी अच्छी तरह से हिलाना और बस एक लो लेवल ऑइंटमेंट तैयार हो जाता है बेसिक हीलिंग के लिए। हमारे लड़के की कुकिंग वाली बैकग्राउंड के कारण शेफ के लिए ऐसी चीजें बनाना और भी आसान हो जाता है। सिर्फ ऑइंटमेंट को अपने बाजू पर लगा देना भी उसे लगता है जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा हो, एक कदम आगे बढ़ गया हो। फिर भी सियुंग हो परेशान है कि शायद उसे ये ऑइंटमेंट बार बार दोबारा बनाना पड़ेगा। वो सोचता है कि क्या उसे फंडामेंटल्स पर ध्यान देकर स्टैट्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोज इतना रिस्क ले रहा है कि शायद डैम अपोकलिप्स आने से पहले ही मर जाए। चाहे ये सोच थोड़ी डार्क कॉमेडी जैसी ही हो, सियोंग हो ये रिस्क लेना नहीं चाहता और एक ज्यादा कन्वीनियंट वेपन जैसे गन के बारे में सोचने लगता है। अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में क्लिक करता है। उसे याद आता है कि एक चीज तो बिल्कुल पक्का है जो वो इस्तेमाल कर सकता है। गेम की मेन स्टोरी लाइन से अलग उसकी एक गहरी बैकग्राउंड लोर भी थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो बैकग्राउंड लोर आने वाली अपोकलिप्स पर भी अप्लाई होगी। उसी जानकारी का सहारा लेकर सियुंग हो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और दिल से ये उम्मीद करता है कि बैक स्टोरी वाले इवेंट्स वाकई इस दुनिया में भी ट्रिगर हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो उसके लिए सोच से परे फायदे लेकर आएंगे। नया प्लान बनने के बाद ये बंदा रूफटॉप पर जाता है जहां उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सारा सामान रखा हुआ है। पोर्टल गेट खोलकर हमारा लड़का उन बैग्स को एक एक करके दूसरी दुनिया की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। उसके बाद वो कुछ और आइटम्स लेने के लिए वापस मुड़ता है और नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ वो पैकेजेस के एक ढेर को हिलाने ही वाला होता है कि अचानक वही लड़की फिर से उसके सामने आ टपकती है। सियुंग हो के दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद अब वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई है। ब्रो ये बात सीधे मुंह पर बोल देता है, जिससे वो लड़की थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो बस रिमॉडलिंग का काम कर रहा है और वो बिना शक किए इस बात को मान लेती है। उसे इस बात पर सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि वो अपना रेगुलर 3 महीने में एक बार वाला हेयर कट लेने भी नहीं आया। सियुंग हो को याद आता है, हाँ हेयर कट भी जरूरी है, स्पेशली उस इनकमिंग एक्सप्लोरेशन के लिए। तो वो अपना काम छोड़कर सीधा उसकी शॉप की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ ब्रो बिल्कुल कोरियन वर्जन ऑफ मॉइस्ट क्रिटिकल जैसा लग रहा होता है। वो उससे सीधा ऑर्डर देता है कि सब कुछ शेव कर दो। बज कट सिग्मा आर्क शुरू। वो हैरान जरूर होती है, लेकिन फिर भी उसकी बात मानकर काम करने लगती है। उसे सबसे ज्यादा ये चीज इंट्रीग करती है कि सियोंग हो के शोल्डर्स अब पहले से काफी ब्रॉड लग रहे हैं। सच कहें तो कोई लड़की असली जिंदगी में इतना सीधा ये नहीं कहती, लेकिन वो फिर भी बोल पड़ती है। वो कहता है कि वो कुछ वक्त से वर्कआउट कर रहा है। इसी दौरान मिक जंग स्टेटस विंडो को गेम के सर्वाइवल लाइफ से रिलेट करके बातें करने लगती है। उसके मुताबिक अवेकनर्स वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला हो। इतने वक्त तक सियोंग हो बिल्कुल बेवकूफ बनकर बिहेव करता है और हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता रहता है, लेकिन साथ ही वो क्यूरियोसिटी से पूछ लेता है कि उसे ये सब इन्फॉर्मेशन आखिर मिल कहाँ से रही है। इतने में एक टैटूड बंदा शॉप में धड़ के साथ एंट्री लेता है। वो बताता है कि वो नई इंटेल लेने आया है। मजेदार बात यह है कि यही बंदा कभी पहले भी सियुंग हो से टकरा चुका है, लेकिन सिर्फ एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में। हमारा लड़का इरिटेट हो जाता है कि यही क्लाउन अब उसकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स बना हुआ है। ब्लॉन्ड बाल वाला ये बंदा बताता है कि कोई खास आदमी अपनी स्ट्रीम्स डिलीट कर चुका है और सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ खुद के लिए रख रहा है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि ये बंदा खुल्लम खुल्ला अनाउंस करता है कि वो उस प्लेयर की रियल लोकेशन डॉक्स करने की कोशिश कर रहा है। सियुंग हो भी दिल से क्यूरियस है कि ये मिस्ट्री पर्सन आखिर है कौन। इनहैक अचानक नाम छोड़ देता है, किम्बब जोआ, जो कि यंग हो का खुद का यूजर नेम था। ये सब सुनकर मामला और उलझा हुआ लगने लगता है, क्योंकि अब हमारा लड़का जान चुका है कि लोग वाकई उसे ढूंढने के लिए बाहर घूम रहे हैं। इनहान सीधे यंग लेडी पर जोर डालने लगता है कि वह हिम्मत करे और उनकी टीम ज्वाइन करे। सयांग हो पूरी सिचुएशन को अंदर से बेकार और स्टूपिड समझ रहा होता है।
उसने वीडियो सिर्फ इसलिए डिलीट किए थे क्योंकि वह खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। उसने कभी पर्सनल फायदे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं निकाला। वैसे भी ये पंक सिर्फ एक वॉनबी नो इट ऑल है जो सिर्फ मुंह से बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। वह तो इतना तक कर देता है कि सियोंग हो को गालियां देता है कि उसने सबको छोड़ दिया, बिना अपने स्ट्रीम्स की इन्फॉर्मेशन पब्लिक किए, बिना जाने कि जिसको वह शिकार करने निकला है वही बंदा उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए उसे देख रहा है। सियोंग हो सोचने लगता है कि क्या पूरी कम्युनिटी का रिएक्शन भी ऐसा ही है। यह बात उसके दिमाग में चुप जाती है और वह सोचता है कि क्या उसे वाकई अपना अप्रोच बदलकर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। ब्रो खुद ही कुर्सी से उठकर सीधा इनहॉक का सामना करने चला जाता है। वह उसे डांट लगाता है कि बीच में आकर उसका हेयर कट खराब कर दिया। इनहैक एटीट्यूड दिखाते हुए मिस्टर टफ गाय बनने की कोशिश करता है, लेकिन सियोंग हो छोटे कद के इस मिजेट को सीधा खूनी नजरों से घूरता है। ठंडे लहजे में धमकी देता है कि तुरंत निकल ले वरना दोबारा सबके सामने जलील होगा। धमकी से घबराकर वह पंक चुपचाप शॉप से निकल जाता है, जबकि लेडी सिर्फ हल्का सा फेयरवेल बोल पाती है। मिक्योंग के चेहरे पर हल्का सा सुकून लौट आता है। वह क्लियरली रिलैक्स्ड महसूस करती है। उसे परेशान देखकर हमारा लड़का सिर्फ इसलिए उसका नंबर मांगता है क्योंकि उसे सच में लगता है कि यह क्लाउन कभी उसके लिए खतरा बन सकता है। घर लौटकर हमारा लड़का अपने नए लुक के साथ बिल्कुल मॉडल जैसा लग रहा होता है। सबसे पहले वह अपने यूजर नेम पर ध्यान देता है और फोरम पर जाकर उसके नाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगता है। जो कुछ उसे मिलता है वह काफी शॉक देने वाला होता है। पूरा फोरम उस पर गालियों और हेट से भर चुका होता है। हर जगह सिर्फ उसी पर सवाल और जलील करने वाली पोस्ट्स। तब तक कि एक जगह उसे इनहक का यूजर नेम मिल जाता है। यह क्लाउन खुद भी वेबसाइट पर फुल वेरिफिकेशन होते हुए भी सिर्फ एक निकनेम का पर्दा इस्तेमाल करता रहता है। उसकी पूरी पेज हमारे लड़के के खिलाफ भरी हुई होती है, नेगेटिव कमेंट्स और चीप अटैक्स से। सचमुच वह एक असली हेटर है, स्पिरिट, बॉडी और सोल से प्योर रेडिटर वाली एनर्जी। सियोंग हो बिना कुछ और सोचे कंप्यूटर बंद कर देता है। जानता है कि यही सबसे सही रिएक्शन है। वह मेंटली टूटता नहीं, बस अंदर से और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन फिर भी दिमाग के किसी कोने में अजीब सी शांति उतर आती है जब वह कमांड देता है पोर्टल को एक्टिवेट करने की। अगले 2 दिन वह अपने हाइडआउट को रिफाइन करने में लगा रहता है। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सब। पिकैक्स उसकी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। फिर वह मोटर को पानी के साथ मिलाता है और हर दिन उसे बराबर तरह से फैलाकर सरफेस को स्मूथ करता रहता है। काम खत्म होने के बाद वह बाहर निकलकर मोटर के सूखने का इंतजार करता है। इसी वक्त वह अकेले खड़े चांद को घूरता रहता है, जैसे उससे कुछ जवाब ढूंढ रहा हो। अचानक सियोंग हो को महसूस होता है कि उसे इस नाइंसाफी और जालिम रिएक्शन का कोई जवाब देना ही होगा। वह न कोई हीरो है, न ही जिंदगी में कोई बड़े पर्पस की तलाश में घूम रहा। उसका असल गोल सिंपल है, अल्टीमेट सर्वाइवल। जब तक वह जीत रहा है बस वही उसके लिए काफी है। यह फैसला करने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसका दिल एक पल के लिए हिल जाता है। उसके सामने एक बोन क्रीपर रद्दी सी आवाज करते हुए उसकी तरफ रेंगता आता दिखता है। सियोंग हो पहले से ही अंदर गुस्से से भरा हुआ था। अब उसे अपना सारा ध्यान निकालने के लिए एक परफेक्ट टारगेट मिल गया है। जोर का धमाका होता है और आग का गोला सब कुछ लपेट लेता है। अगली बार जब हमारा लड़का होश में आता है उसका पूरा जिस्म खरोंचों से भरा हुआ होता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अभी उसका क्या हाल हो गया था। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में बोन क्रीपर का वह मंजर वापस उभरने लगता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इतनी करीब से होने वाले एक्सप्लोजन से जिंदा कैसे बचा रहा। इसका जवाब भी उसके पास ही होता है। बोन क्रीपर को देखते ही सियोंग हो समझ गया था कि यह साला अभी फटने वाला है, इसलिए वह तुरंत भाग गया। लेकिन फिर भी डेटोनेशन की वेव उसे पकड़ लेती है। इतनी ताकत से टकराती है कि वह बेहोश हो जाता है, लेकिन मरने से बच जाता है। हाँ, उस छोटे से मूव की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सियोंग हो के दाएं हिस्से में हड्डियों के कांटे जैसे टुकड़े घुस चुके होते हैं। जो थोड़ी बहुत ताकत बची होती है उसे जोड़कर वह स्टेटस विंडो को बुलाता है। सिस्टम स्टैट्स उसके करंट स्टेट की वजह से घटे हुए नंबर्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन क्रीचर के तबाह होने की वजह से उसे उसकी डिफीट के पॉइंट्स मिल जाते हैं। सर में तेज घंटी जैसी दर्द बजने लगती है। सियोंग हो की सारी सेंसेस बोझिल हो जाती है। अपनी आखिरी बूंद एनर्जी खर्च करके वह पोर्टल ओपन करने का कमांड देता है। अगले सीन में सबसे पहला काम जो वह करता है वह है अपने जख्मों का इलाज। इसमें बोन क्रीपर के छोटे छोटे टुकड़ों को जिस्म से निकालना शामिल है। हर टुकड़ा निकालते वक्त उसे जलन और दर्द से लगता है जैसे आग पर रेंग रहा हो। ऑइंटमेंट अपना कमाल दिखाता है। खून बहना धीरे धीरे रुक जाता है। बैंडेज करने के बाद वह एक बार फिर अपनी कंडीशन चेक करता है और फिर सियोंग हो का जिस्म हद से ज्यादा थक चुका होने के कारण उसे दोबारा बेहोशी की नींद में धकेल देता है। आज के लिए उसकी हद यही थी। अगली सुबह रोशनी के साथ जब नई सुबह होती है हमारा लड़का भी वापस होश में आता है। उसे लगता है जैसे वह किसी भी दिन मर सकता है। सबसे पहले उसका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या उसके जख्म ठीक हो रहे हैं, इसलिए वह स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम दिखाता है कि हाल फिलहाल वह स्टेबल है, जो उसके लिए बड़ा सुकून है। उठकर खड़ा होते ही वह सोचने लगता है कि यह साला बोनहेड उसे ढूंढ कर आया कैसे। पहली बात तो यह है कि जंगल इतना विशाल है कि ऐसे क्रीचर्स का अचानक सामने आ जाना बिल्कुल नामुमकिन भी नहीं।
ये बात उसे डरा देती है और वह डिसाइड करता है कि अब उसे अपनी परसेप्शन स्टैट पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि डिटेक्शन एबिलिटी स्ट्रांग हो सके। गेम के रूल्स के मुताबिक ऐसी स्टैट्स बढ़ाने का सीधा तरीका सिर्फ स्टैट पॉइंट्स का इस्तेमाल है, और स्टैट पॉइंट सिर्फ हंटिंग या एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस कमाकर ही मिलते हैं। एक और तरीका यह है कि ऐसे इक्विपमेंट या वेपन्स यूज किए जाए जो यूजर के स्टैट्स को बूस्ट करते हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि सूरा गेम खुद ही एक बकवास अल्ट्रा हार्ड डिफिकल्टी वाली चीज है। सिर्फ एक सिंपल स्टैट आइटम लेने के लिए भी तुम्हें अपने लेवल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से टकराना पड़ता है, यानी सिर्फ एक वेपन के लिए जहन्नुम जैसी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद स्किल्स भी अनलॉक हो सकती है। हाई लेवल मॉन्स्टर्स खास कंडीशंस पर स्किल्स ड्रॉप करते हैं, लेकिन हर स्किल हर प्लेयर के स्टाइल के सूटेड नहीं होती। अब सियुंग हो एक ऐसे तरीके का सोचता है जो गारंटीड हो, जिससे वह स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हासिल कर सके। वह फुटेज को रिवाइंड करके गेम के बैकग्राउंड स्टोरी वाले हिस्सों तक वापस जाता है। ये कहानियां एस्टेरॉयड के जमीन पर गिरने से पहले की दुनिया में होती थीं। मतलब अगर वह इन जगहों तक टाइम से पहुंच गया तो एपोकलिप्स आने से पहले ही स्पेशल आइटम्स हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, गेम थ्योरी, समझे। सयांग हो जानता है कि इसके लिए उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से भी लड़ना पड़ेगा। अगले कुछ घंटों तक वह पुरानी इन्फॉर्मेशन पढ़ता रहता है और 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में डिटेल में जान लेता है जहां बैकग्राउंड स्टोरीज हुई थी। रशियन शिप, हॉबगॉब्लिन और एक तीसरी जगह जूरी माउंटेन इंसिडेंट, जो सबसे फास्ट प्रोग्रेशन वाली जगह मानी जाती थी। फुटेज के मुताबिक वहां ऑर्क 26 तारीख को डिस्कवर होता है, इसलिए उसे 25 को ही निकलना होगा ताकि उसे टाइम से पहले ढूंढ सके। अगला मिशन क्लियर नजर आते ही हमारा लड़का फोन उठाता है और देखता है कि मिक यंग रात के देर वक्त उसे कॉल कर रही है। अगले सीन में दोनों एक कैफे में सामने सामने बैठे होते हैं। वह उसकी हालत के बारे में पूछती है और हैरानी से देखकर जानना चाहती है कि गर्मी के दिनों में भी वह फुल स्लीव शर्ट क्यों पहनकर आया है। ब्रो को अपने जख्म छुपाने पड़ रहे होते हैं और उसे एहसास होता है कि यह औरत दिखने से ज्यादा ऑब्जर्वेंट है। वह सोचती है कि शायद वह शॉप वाले इंसिडेंट से परेशान है, लेकिन सियुंग हो ऐसी बात को सीधा झूठ बताकर मना कर देता है। वह यह सुनकर खुश होती है और बताती है कि उस दिन वह कितनी डर गई थी। सियुंग हो उसे याद दिलाता है कि पिछले विंटर में भी यही बंदा इलीगल मॉडिफाइड टो ट्रक यूज करके मुसीबत खड़ी कर चुका है और फिर कमजोर लोगों से झगड़ा किया था। सीधी बात, वह एक बकवास इंसान है। मिक्योंग ये सब सुनकर बिल्कुल स्टंड रह जाती है। उसके पास पहले इसके बारे में कोई इंटेल नहीं था, लेकिन हमारा लड़का उसे सीधा रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस बंदे से दूर ही रहना चाहिए। फिर सियुंग हो सीधी बात पूछता है कि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया क्यों। क्यूट सी यंग लेडी उसके करीब झुककर धीरे से उसके कान में बोलती है और बताती है कि वह खुद एक्चुअली अवेकेंड है। सियुंग हो को समझ नहीं आता कि उसने इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उससे क्यों शेयर कर दी। वह नेचुरली एक्ट करते हुए थोड़ा जेलस होने का नाटक करता है, जैसे उसे भी ऐसी किस्मत मिलनी चाहिए थी। वह झूठ बोलने पर खुद को बुरा महसूस कर रही होती है, लेकिन वह उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है। उनकी मीटिंग खत्म होने पर वह उठ खड़ा होता है। सियुंग हो खुश है कि उसने उस पर इतना भरोसा करके यह राज बताया, और वह यह भी मानता है कि उसके कुछ लफ्जों ने उसका दिल हल्का कर दिया है। उसे अंदर से बेटर महसूस हो रहा है। जाने से पहले वह हल्का सा क्लू छोड़ देता है, सर्वाइवल लाइफ गेम में अपनी दिलचस्पी का जिक्र करके, यह सोचकर कि अब वह इस गेम को और गहराई से पढ़ने वाला है। घर लौटकर सियुंग हो यह तस्लीम करता है कि उसे वाकई अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलकर जो अंदर से सच्चे और अच्छे कैरेक्टर वाले हैं। फिर वह स्टोर्स चेक करता है और कुछ कूल ड्रोन्स खरीद लेता है। साथ ही नेविगेशन के लिए एक रेंटल कार भी बुक कर लेता है। उसके बाद सीधा अपने बिस्तर की तरफ बढ़ता है ताकि अगले दिन के लिए बॉडी रिकवर कर सके। अगला दिन वाकई आ जाता है। सुबह होते ही वह ऑर्क्स का शिकार करने के लिए मिशन मटेरियल्स बनाने में लग जाता है। अपने होम बेस में वह इग्निशन स्टोन को क्रश करके रिफाइन करता है। इन्हें बहुत संभाल कर हैंडल करना पड़ता है, वरना गलत हिट से ये तुरंत भड़क उठते हैं। अगला फोकस लुमिनस स्टोन पर होता है। उन्हें माइन करते वक्त उनकी रोशनी आंखें चौंका देती है, लेकिन क्योंकि वे काम के हैं वह ग्राइंड करना जारी रखता है। दोनों को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद वह उनका पाउडर बनाता है, जो मिशन सेटअप का एक क्रूशल हिस्सा होता है। फिर वह इस मिक्स में शुगर, गैसोलीन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलाता है। आखिरी इंग्रेडिएंट एक हार्डनिंग एजेंट होता है जो इग्निशन स्टोन को सॉलिड फॉर्म में लाता है। डायमेंशनल गेट के फ्लेक्सिबल कोऑर्डिनेट्स की वजह से वह आसानी से एक डेस्क वगैरह सेट करके सारा काम कर पाता है। निकलने से पहले वह अपना सारा सामान रेंटल कार में ढंग से पैक कर देता है। अपनी खरीद से काफी सेटिस्फाइड होते हुए जब गुड्स सिक्योर हो जाते हैं, सियुंग हो गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा जूरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है ऑर्क्स का शिकार करने। वह जुंग्स अनरी कैंपग्राउंड के पार्किंग लॉट में 12 बजे से पहले ही पहुंच जाता है। बचे हुए वक्त में वह सिर्फ इमेज ट्रेनिंग करता रहता है, दिमाग में पूरे मिशन को बार बार सिमुलेट करता हुआ, और साथ ही सारा इक्विपमेंट संभाल कर उसे सेफ रखकर अपने आने वाले रात के शिकार के लिए तैयार हो जाता है। रात 12 बजते ही बिल्कुल 12 AM पर हमारा लड़का पूरी स्केल पर अपनी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। 2 घंटे बाद बारिश और तेज हो चुकी होती है और उससे उठी हुई धुंध सामने देखना भी मुश्किल बना देती है। वो सोचता है कि ये ऑर्क्स आखिर धरती के किस पॉइंट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो कैंप ग्राउंड के आसपास काफी देर से चक्कर लगा चुका है।
उसे लगने लगता है कि शायद गेम वाला प्रीकर्सर फिनोमेनन रियल लाइफ में होता ही नहीं, लेकिन उसके ख्याल बीच में ही एक जबरदस्त दहाड़ से टूट जाते हैं। घबराकर वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जहां से आवाज आई थी वहां से एक अंधेरा धुंधला सा साया उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारा लड़का तुरंत समझ जाता है कि ये एक ऑर्क है, और वो भी कोई आम नहीं बल्कि रेड ऑर्क सबस्पीशीज। इसका मतलब है कि स्किल ड्रॉप गारंटीड है। कैंग स्यूंग हो अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए एक क्रैकर फायर करता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो वो इसको पक्का गिरा सकता है। ऑर्क्स को हैंडल करने के लिए जो तरीका उसने सोचा है वो असल में काफी सीधा है। पहला स्टेप ये है कि ऑर्क की अग्रेशन का फायदा उठाकर उसका पूरा एग्रो खुद पर खींचना। जैसे ही ऑर्क फायर क्रैकर की फ्लेयर से उलझता है और गुस्से में अपनी एक्स से उस पर हमला करने लगता है, वही पल होता है मौका छीन लेने का। उस पल ऑर्क की तरफ सीधा निशाना साधकर वो पोर्टल तुरंत खोल देता है और एक ही सेकंड में अंदर हाथ डालकर फ्लैशबैंग निकालकर खोल देता है। तेज अंधा कर देने वाली रोशनी के असर से ऑर्क को अपनी नजर वापस आने में लगभग 20 सेकंड लगेंगे। ये सीधा वक्त के खिलाफ एक रेस बन जाता है। इस दौरान उसका प्लान है कि ऑर्क की मसल्स को तबाह कर दिया जाए, जो पहले ही उसके स्टेटस इफेक्ट की वजह से ढीली पड़ चुकी हैं, ताकि उसकी मूवमेंट्स बिल्कुल ही नीचे गिर जाएं। ऑर्क गुस्से से पागल होकर चीखता है और अपनी एक्स उठाकर हमारे हीरो को बिल्कुल कुचल देने के इरादे से वार करता है, लेकिन हमारा बंदा बिल्कुल सही टाइमिंग पर झुक जाता है। एक्स से सिर के ऊपर से सीटी मारकर निकल जाती है और वो अटैक क्लीनली डॉज हो जाता है। फिर वो अपनी छुरी निकालकर ऑर्क के पैर पर जोर से छेद डालता है। जैसे ही ऑर्क का पांव छेदता है वो दर्द से एक जोर की चीख निकालता है और तकलीफ के मारे घुटनों के बल धड़ से गिर पड़ता है। अब ऑर्क और हमारे प्रोटैगनिस्ट की आई लेवल एक जैसी हो जाती है। उस पल वो पहले से तैयार फ्लेम कैन सीधा उसके मुंह में ठूंस देता है। जैसे ही कैन अंदर जाती है तुरंत अंदर ही अंदर जोर का धमाका होता है। हमारा लड़का ये देखकर अपनी जीत का छोटा सा सेलिब्रेशन शुरू कर देता है, लेकिन अचानक ऑर्क का मुक्का आकर सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। उसे हवा में पीछे की तरफ उड़ाकर फेंक देता है। वो कराहते हुए उठता है, दिल में खुद को डांटता है कि इतनी जल्दी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। उसकी नजर ऑर्क पर पड़ती है जो अब भी उसकी तरफ घूम रहा है, ऊपर का जिस्म आग में जलता हुआ, लेकिन देखने से लगता है कि अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। हमारा लड़का श्योर होता है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो कुछ ही पलों में वो इस ऑर्क के हाथों कीमा बन जाएगा। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन से उसका ध्यान टूट जाता है। उसका लेवल 3 हो चुका है, उसे 10 नए पॉइंट्स मिले हैं और एक नई स्किल अनलॉक होती है, विल टू सर्वाइव। वो हिलते डुलते हुए खुद से बोलता है कि ये सब संभालना अब उसके बस से बाहर हो रहा है। साथ ही वो सोचता है ड्रॉप आइटम कहाँ है। तभी उसकी कलाई पर हल्की सी रोशनी चमकने लगती है। कलाई की तरफ देखने पर पता चलता है कि ड्रॉप आइटम एक वॉच है, परसेप्शन। वो सुकून की सांस लेता है, सोचता है कि अगर बारिश में उसे ये चीज जमीन पर ढूंढनी पड़ती तो बड़ी मुसीबत होती। वो मरे हुए ऑर्क के करीब जाकर खड़ा होता है। उसका सर अब भी गुस्से और कंफ्यूजन से भाप छोड़ रहा है। सोचता है अब इसकी बॉडी का क्या करे। उसे याद आता है कि जिरिसन ऑर्क इंसिडेंट पर एम्बार्गो लगा हुआ है। वो सोचने लगता है कि क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिक करना सही होगा या फिर इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। फिर मीक्योंग के वो लफ्ज याद आते हैं, अवेकेंड वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक बार गेम खेला हो। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे लोग हजारों की तादाद में होंगे, चाहे उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सही। अगर वो लोग इन्हन जैसे निकले तो वो कानून और सिस्टम को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर रख देंगे और सब जगह अफरा तफरी मचा देंगे। अभी के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस मरे हुए ऑर्क को यहीं छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा किया तो कल तक ये बोन क्रीपर बनकर लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल बिजली की तरह दौड़ जाता है। अब तक उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बन सकता है। अवेकेंड होने के बाद भी अगर स्पोर्ट्स से इन्फेक्ट हो गया तो वो भी उन्हीं में शामिल हो सकता है। वो सही फैसला सोच नहीं पा रहा, दिमाग उलटी सीधी बातों में उलझकर डिसीजन नहीं ले पा रहा। वो पोर्टल खोलता है और उन कुछ लोगों के बारे में सोचता है जो शायद आने वाले कहर से बच पाएंगे। उसके लिए यकीन है कि दुनिया का अंत कम से कम एक तरह के ऑर्डरली एंड का हक रखता है। हमारा लड़का जमीन खोदना शुरू कर देता है ताकि अभी अभी मरे हुए ऑर्क को जमीन में दफन कर सके। कुछ ही देर में वो हाँफने लगता है, सोचता है कि इतने भारी ऑर्क को इस गड्ढे में घसीट कर लाना भी अलग से सजा जैसा है। तभी उसकी नई स्किल विल टू सर्वाइव एग्जॉस्शन से ट्रिगर होकर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो अपने थके हुए जिस्म के बावजूद काम पूरा करने के लिए जबरदस्ती पुश हो जाता है। हीरो जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करने लगता है। उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची होती, इसलिए जितनी तेजी से हो सकता है उतनी स्पीड से वो काम करते रहना ही उसका ऑप्शन है। आखिर वो ऑर्क को उसकी खोदी हुई कब्रिस्तान जैसे गड्ढे में फेंक देता है और दिल से इस स्किल का शुक्रगुजार होता है। उसके बाद वो पोर्टल खोलता है और अगले पल सीधा चलती हुई गाड़ी के अंदर जा गिरता है। स्किल के आफ्टरमैथ से उसका जिस्म कुछ देर तक रिकवरी मोड में रहता है, तभी जाकर वो वापस नॉर्मल काम करने लायक बनता है। अगले दिन वो जागकर खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है कि जो मौसम दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई सच्ची रियलिटी है। प्लान के मुताबिक तो अब तक उसे एक डिफेंस लाइन बना लेनी चाहिए थी। वो फोन की तरफ देखता है, सोचता है कि क्या रेड ऑर्क के सब रेमनेंट्स अब तक गायब हो चुके हैं। वो डिसाइड करता है कि आज से कोई नया काम शुरू नहीं करेगा।
ये वक्त सही नहीं, और सुबह सुबह आए हुए आइटम्स पर एक नज़र डालने का सोचता है। बॉक्स खोलने पर अंदर उसे वो सारे वेपन्स नजर आते हैं जिनकी उसे ज़रूरत थी। हालांकि अभी वो उनका इस्तेमाल सिर्फ एक इंडियन वॉर क्लब की तरह ही कर सकता है। फिर भी पैकेज से कुछ आइटम्स गायब हैं। वो एक नोट उठाता है जिसमें लिखा होता है कि उसके ऑर्डर में कुछ चीज़ें इलीगल कैटेगरी में आती हैं, इसलिए कस्टम्स से क्लियर नहीं हो पाई। जब वो अपने नए वेपन्स को गौर से देख रहा होता है तभी उसे बाहर एक और डिलीवरी वैन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि सामान दरवाजे के आगे ही रख देना, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि डिलीवरी वाले ने बात क्यों नहीं सुनी। वो फिर से आवाज़ लगाता है, फिर गेट खोलकर देखता है, लेकिन बाहर डिलीवरी गाय नहीं बल्कि एमी क्योंग खड़ी होती है। वो बताती है कि काफ़ी वक्त से मिल नहीं पाए, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई है। उसके हाथ में खाने से भरा हुआ एक बैग होता है और वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर थोड़ा रबोकी खाना चाहेगा। अब अपोकलिप्स आने में सिर्फ 24 दिन बचे हैं। हमारा लड़का यकीन ही नहीं कर पा रहा कि मी क्योंग वाकई उसके घर तक आ गई है। वो क्लियरली नर्वस हो जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है, ब्लश रोकना मुश्किल हो जाता है। वो खाना निकालकर प्लेट में डालती है, फिर उसे कहती है कि जल्दी खा ले वरना ठंडा हो जाएगा, और वो चुपचाप उसकी बात मानकर खाना शुरू कर देता है। दोनों खाना खत्म कर लेते हैं तो वो सीधा पूछता है कि वो आखिर उससे किस बारे में बात करने आई है। वो बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आती है, बताती है कि क्योंकि उसने पहले सोरा को देखने में इंटरेस्ट दिखाया था, वो उससे इस गेम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहती है। हमारा लड़का अंदर से सोच रहा होता है कि ये वो टॉपिक बिल्कुल नहीं था जिसके लिए वो आने की उम्मीद कर रहा था। उसे तो लगा था शायद वो उससे डेट की बात करेगी। फिर भी वो खुद को समझाता है कि फिलहाल अपोकलिप्स के बारे में बात करना ही सबसे ज्यादा जरूरी और सही चीज है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे वक्त में अच्छी कंपनी का साथ मिलना सबसे बड़ा सहारा होता है। वो जल्दी से कचरा साफ करने लगती है, जबकि हमारा लड़का कुछ और चीजें रेडी करने में लग जाता है। वो अपना कंप्यूटर निकालता है और ये तक रिवील कर देता है कि वो खुद भी अवेकेंड है, क्योंकि अगर ये बात किसी और तरीके से पता चली तो और ज्यादा ऑकवर्ड होगा। वो डिटेल में समझाना शुरू करता है मेटल डेथ प्लेग के बारे में और बताता है कि 6 से ज्यादा लोगों के ग्रुप में घूमना ज़ॉम्बीज के लिए तुम्हें इजी टारगेट बना देता है। उनकी मूवमेंट को महसूस कर पाना, परसेप्शन का सही इस्तेमाल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए परसेप्शन सब स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। वो गेम का मेन गोल समझाने ही वाला होता है, दैट इज सिर्फ बचना। तभी वो उसे बीच में रोक देती है। वो इन्हन हॉक की बातें रिपीट करती है, कैसे किम्बो प्लवर को इतना बैकलैश मिल रहा है फिर भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं कर रहा। हमारे लड़के के पास इस सवाल का कोई सॉलिड जवाब नहीं होता, इसलिए वो उल्टा उसी से कहता है कि वही एक गैस लगाकर बताए। उसका गैस होता है कि हर इंसान के अपने रीजंस होते हैं और अक्सर उनके सर्कमस्टांसेस उन फैसलों को जस्टिफाई कर देते हैं। तब हमारा लड़का बताता है कि उसने ओवन हॉक का टीम ज्वाइन करने का ऑफर मना कर दिया था, जिस पर वो हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो अपना फोन निकालता है और रीजन उसके सामने रख देता है। स्क्रीन पर वो रिकॉर्डिंग चलती है जहां ये लोग एक लड़की को किडनैप करने की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके हिसाब से प्लेइंग हार्ड टू गेट है। इतनी गंदी बातें सुनकर उसके अंदर का गुस्सा फूटने लगता है, चाहे वो चेहरा शांत ही क्यों न रखे। वो मिक्योंग की तरफ मुड़कर धीरे से बताता है कि जब अपोकलिप्स आएगा तब लोगों के असली रंग सामने आ जाएंगे। हमारा हीरो उसे सीधा समझाता है कि किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, लेकिन वो उसे हिलाकर रख देती है जब खुद ही सजेस्ट करती है कि दोनों मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं। हमारा लड़का अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि वो यहाँ सीधा हाँ या ना बोलकर बात खत्म नहीं कर सकता। उसके गोल्स में से एक ये भी है कि ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले लेवल 10 पर पहुंचकर शॉप अनलॉक करे, और यही सबसे बड़ा पंगा बन रहा है। कोला में एक सिस्टम है जहां मॉन्स्टर्स के रिस्पॉन का रैंक प्लेयर्स के लेवल के हिसाब से बदलता रहता है। अगर वो उसके साथ घूमेगी तो ज्यादा चांस यही है कि वो सबसे खराब तरीके से मरेगी। वो घबराहट में हल्की सी हंसी बनाकर पूछता है, अगर मैं ही ज़ॉम्बी बन गया तो तू क्या करेगी। वो बड़े आराम से कहती है कि वो ठीक रहेगी, फिर अपना ट्रेट यूज करके एक पल में उसके डाइनिंग टेबल पर टेलीपोर्ट हो जाती है। वो थोड़ा स्टाइल से बताती है कि उसका ट्रेट ब्लिंक है, उसे सिर्फ इतना करना है कि अगर वो कभी उसे काटने आए तो वो बस उसकी बाइट डॉज कर ले। उसकी स्किल देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भी चेतावनी देता है कि ऐसी चीजें हर किसी को मत दिखाना। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। चमकती सी मुस्कान के साथ वो कहती है कि दोनों मिलकर अगर ज़ॉम्बीज न बने तो एक जबरदस्त टीम बन सकते हैं। कुछ देर बाद वो पेड़ों के पास खड़ा सोच रहा होता है कि फेंसिंग बनाना सोचा था उससे काफी आसान निकला। पहला स्टेप था सपोर्ट पोस्ट्स को जमीन में जोर से गाड़ कर खड़ा करना, फिर उनके इर्द गिर्द बार्ब्ड वायर लपेट कर उन्हें ठीक से फिक्स कर दिया। उसके बाद कुछ जगहों पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए और काम खत्म। अपने काम को देखकर वो खुद को थोड़ा तारीफ देता है, सोचता है इसके लिए तो कम से कम एक डेक्सटेरिटी पॉइंट मिलना चाहिए। शंग होम ऑर्डर का काम और डिफेंस वॉल कंप्लीट करके वापस चलने लगता है और डिसाइड करता है कि अब पैकेजेस शिफ्ट करना शुरू करेगा। कुछ देर मेहनत के बाद वो सारे बॉक्सेस इधर उधर कर चुका होता है। अब वो ये नाप रहा होता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अचानक एक ठंडी सी लहर उस पर से गुजरती है और वो जोर से छींक देता है। उसे याद आता है कि दूसरी दुनिया बहुत ठंडी होने वाली है और जल्दी ही उसे वहीं पनाह लेनी पड़ेगी, इसलिए उसे कुछ काउंटर मेजर्स सोचने ही पड़ेंगे। हमारा हीरो केव के एंट्रेंस को देखकर डिसाइड करता है कि यहाँ एक ढंग का गेट लगाना पड़ेगा।
सिर्फ एक कर्टन से काम नहीं चलेगा। हर नई सोच के साथ उसके काम की लिस्ट और लंबी होती चली जा रही है। कुछ देर बाद वो एक वुडवर्किंग शॉप पर रुकता है, जहां से प्रोडक्शन के लिए और अलग अलग चीजें खरीदता है। वापस आते हुए वो उन जगहों को देखकर नोट करता है जहां वो मेटल डेथ प्लेग फैलने से पहले के 5 घंटों में छोटा मोटा लूट मार करेगा। ये सब लिखकर वो अपनी छोटी सी रॉबरी लिस्ट रेडी करता जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे ह्योंगजुन ह्योंग रोक लेता है, जिससे वो काफी दिनों से नहीं मिला था। वो एक जिम डायरेक्टर है, डिवोर्सी है और उसकी एक छोटी सी बेटी है। हमारा लड़का उसके चेहरे के इमोशंस पढ़ता है, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। ह्योंग ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे देखकर नोटिस करता है कि वो धीरे धीरे फिर से शेप में आ रहा है। तब हमारा लड़का खुद पूछ लेता है, ह्योंग क्या चल रहा है? जिसके जवाब में वो कहता है, अरे क्या ही होगा, दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए दुखी हूँ। प्रोटैगनिस्ट हैरान हो जाता है कि उसे भी इस सब के बारे में पता है। ह्योंग उससे पूछता है कि क्या वो खुद इस सब को सच मानता है। पहले तो ह्योंग खुद भी नहीं मानता था, जब तक उसने अपने दोस्त को हवा में उड़ते नहीं देख लिया, जो अपनी नई मिली सुपर पावर यूज कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट झूठ बोलता है कि वो अभी तक अवेकेंड नहीं हुआ और जिम वाला भी उदास होकर कहता है कि वो भी नहीं हुआ। अब उसका वो दोस्त ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जा रहा है ताकि अपनी पावर से पैसा कमा सके। जिम गाय उसे इशारे से अपने पास बैठने को बोलता है। हमारा लड़का सोचता है कि अब जल्दी ही सबको अवेकेंड लोगों की असली हकीकत पता चल जाएगी। ह्योंगजुन फिर टॉपिक बदलकर एक अजीब घटना का जिक्र करता है, यूहिटो शूटआउट का। सायांग हो जो बात सुनता है उस पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि उसने सुबह का न्यूज देखा ही नहीं था। ह्योंग उससे कहता है कि जाकर न्यूज देख, लेकिन उसे पता चलता है कि पोस्ट तो तुरंत ही डिलीट कर दी गई। मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा है। ह्योंग फॉलोअप न्यूज का डिटेल बताता है, कैसे वो लोग कहानी घुमाकर कह रहे हैं कि गोली चलाने वाला कोई डिजर्टर सोल्जर था। अब शूटआउट एरिया को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ आर्मी और पुलिस ही वहां जा सकते हैं। ये सुनते ही हमारा लड़का अचानक कुर्सी से उठ खड़ा होता है। कोई हल्का सा बहाना बनाकर वहां से निकलने के लिए दौड़ लगाता है। घर पहुंचकर वो सोचता है, और इंसिडेंट के तुरंत बाद शूटआउट होना, ये सब इत्तेफाक नहीं लगता। उसे पक्का शक होता है कि सरकार भी इस सब में शामिल है। वो कंप्यूटर पर एक फाइल खोलता है और एक वीडियो प्ले करता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि काफी लोगों को प्रीकर्सर फिनोमिनन का एग्जैक्ट टाइम पहले से पता था। उसने खुद ऑर्क को खत्म कर दिया, फिर भी उसी वक्त शूट आउट हो गया। वो ओवरथिंक करते हुए सोचता है कि शायद किसी ने इन्फॉर्मेशन सरकार तक पहले ही लीक कर दी, और शायद उन्होंने पहला स्टेप यही लिया कि सब कुछ फर्स्ट प्रीकर्सर फिनोमिनन से ही कंट्रोल करने की कोशिश की। हो सकता है वो लोग सामने इसलिए ना आए हों क्योंकि उनके पास ऑफेंसिव ट्रेट ही नहीं है। उसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के पीछे कोई तो जरूर बैठा है। ऐसा योंग हो बस इतना सोचता रह जाता है कि वो आदमी आखिर कौन हो सकता है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसकी लिस्ट सिर्फ 3 वेटरन प्लेयर्स तक सिमट कर रह जाती है। काफी सोच विचार के बाद वो क्रिएटर को शक की लाइन से बाहर कर देता है, क्योंकि अगर गेम के मूव्स को रियलिटी में बदलने का काम चल रहा है तो क्रिएटर्स ज्यादातर विलेंस की लाइन में खड़े होंगे, और अगर विलेंस को सरकार का पूरा सपोर्ट होता तो वो उसे ऑर्क मारने ही नहीं देते। वो तीनों सबसे बड़े सस्पेक्ट्स के चेहरे अपनी नोटबुक में स्केच कर देता है और सोचता है कि क्या उनमें से कोई सर्वाइवर नंबर 1 हो सकता है। अगर उसका ये थ्योरी सही निकला तो उसे खुद से सरकार को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा लड़का कुर्सी पर पीछे तक झुककर स्ट्रेच करता है, सोचता है कि क्या ये सर्वाइवर नंबर 1 वही बंदा है जिसे वो सच में जानता था। उसे अपने वेटरन दोस्त याद आते हैं और अंत में वो फिलहाल के लिए उन पर भरोसा करने का फैसला कर लेता है। वैसे भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आने वाली तबाही रुकने वाली नहीं, इसलिए वो अभी के लिए सीधा हाथ नहीं डालेगा। 2 दिन बाद उसका डॉम तैयार हो जाता है, पैंट्री भी सेट हो चुकी होती है और उसका पहला शेल्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। वो 2 लॉजिस्टिक ट्रेज इंस्टॉल करने का डिसाइड करता है और उनके लिए दीवार में होल्स ड्रिल करने लगता है, लेकिन अंदर की जगह उसकी उम्मीद से काफी कम निकलती है। बेसमेंट का वाटरप्रूफिंग काम हो चुका है और वो इस पर धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा था। डोर चलते हुए वो सोचता है कि फेज 2 तक जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब वो स्पेस का फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बचा है, ड्रोन की मदद से मैप्स बनाना। जब वो ये काम कर रहा होता है, VR सेट उसकी आंखों पर होता है और ड्रोन आसमान में उछल रहा होता है। उसे मिड पॉइंट पर अपना शेल्टर दिखाई देता है, जिसके आसपास का एरिया वो डिटेल से एक्सप्लोर करने लगता है। ड्रोन के थ्रू उसे नॉर्थ वेस्ट में बर्फ से ढकी फील्ड्स के बारे में पता चलता है और साउथ की तरफ एक समंदर भी दिखाई देता है। ओशन एरिया में कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिखते, लेकिन शिकार बहुत है, तो वो डिसाइड करता है कि वहां मछली पकड़ने के ट्रैप्स लगाएगा। वो वैली के पूरे एरिया को स्कैन करके शेल्टर के इर्द गिर्द का इकोसिस्टम समझने की कोशिश करता है। अचानक उसे वही जगह नजर आती है जहां उसने एल्बेयर को दफन किया था, लेकिन वहां लाश गायब है। वो सोचता है, क्या बिग फरबॉल ने उसे खत्म कर दिया? वो कोई फाइनल जजमेंट नहीं लेता, क्योंकि वहां बहुत सारे पंजों के निशान बने हुए होते हैं। उनमें से ज्यादातर ऑर्की के फुटप्रिंट्स लगते हैं, जो सब कुछ और ज्यादा सस्पिशियस बना देते हैं। वो वैली और शेल्टर के बीच का फासला नापता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर निकलता है, जो उसके शेल्टर को उसकी सोच से ज्यादा डेंजरस पोजीशन में रख देता है।
गॉब्लिन्स के इतने करीब होने का पता चलने पर वो तुरंत ड्रोन को वापस शेल्टर की तरफ बुला लेता है। उसे इस चीज को खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अब तक वो एक काफी अच्छा मैप स्केच कर चुका होता है और उसे जंगल में कौन से जानवर मिल सकते हैं इसका भी अंदाजा हो जाता है। अगला स्टेप ये है कि उन सब जगहों को अब उसे खुद जाकर चेक करना होगा। सबसे करीब वाले स्वैम्प से शुरू करने का प्लान है। देखना चाहता है कि क्या यहाँ फार्मिंग पॉसिबल हो सकती है। अचानक उसका इंफ्रारेड अलार्म बीप करने लगता है और वो तुरंत बाहर निकलता है। जानता है कि ये फुटस्टेप्स गॉब्लिन्स के ही हैं जो जमीन पर साफ छाप छोड़ के घूम रहे हैं। हमारा लड़का पहले से इनके बारे में सोच रहा था, इसलिए ये उसके लिए एक परफेक्ट हंटिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो सोचता है कि शायद ये सब उसके रिसेंटली बढ़े हुए परसेप्शन स्टैट का असर है। अब तो सबसे हल्की आवाज भी उसके कानों में बिल्कुल साफ और तेज सुनाई देती है। कुछ देर बाद वो ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो बिना खुद दिखे आसानी से कुछ गॉब्लिन्स को देख सकता है। ये पोजीशन उसके लिए एकदम परफेक्ट एम्बुश एंगल बना देती है। वो चुपचाप अपना भाला, स्पीयर और एरो रेडी करता है और एक तेज हमला सीधा गॉब्लिन के सिर पर छोड़ देता है। तीर लगते ही गॉब्लिन वहीं पर धड़ से गिरकर मर जाता है। बाकी गॉब्लिन्स इसे देखकर हमारे लड़के को नोटिस कर लेते हैं और सब एक साथ चीखते हुए उसकी तरफ भाग पड़ते हैं, उसे काट डालने के इरादे से। लेकिन वो इतनी फुर्ती से उन्हें खत्म करता है जैसे वो कोई खास मुश्किल ही ना हो। वो 4 गॉब्लिन्स को गिराने के बाद सीधा बाकी बचे 4 पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब हमारा लड़का उनके बीच घेर लिया जाता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। लेकिन वो अपनी जेब से एक चीज निकालता है, पार्कर जूजी, जिसका असर होते ही गॉब्लिन्स तुरंत अपने घुटनों पर गिरकर हिलने के लायक नहीं रहते। जैसे ही वो घुटनों पर गिरते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी छुरी उठाकर एक एक करके उनके सर अलग कर देता है। उसने गॉब्लिन्स की थकान और एग्जॉस्शन का पूरा फायदा उठाया। लड़ाई इतनी स्मूथ जीती कि उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि प्लान इतना अच्छा काम कर गया। अब अपोकलिप्स आने में सिर्फ 21 दिन बचे हैं। जमीन खोदते खोदते हमारा लड़का थक कर हाँफने लगता है और अचानक ही उसका ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, जिससे उसके जिस्म में फिर से एफिशिएंसी और ताकत भर जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी स्किल बिल्कुल बेकार नहीं बल्कि काफी काम की चीज निकली। कुछ देर बाद वो गॉब्लिन्स की सभी लाशें ढंग से दफन कर चुका होता है। फिर वो अपने लूट की तरफ मुड़कर देखता है जो इस लड़ाई से उसके हाथ लगा। सबसे पहले वो ग्वाकम फ्रूट जमा करता है जो स्टैमिना रिस्टोर करने में बहुत काम आने वाला है। लूट में उसे वेजिटेबल ऑयल की भी अच्छी खासी मात्रा मिलती है, जिससे लगता है कि आसपास कहीं बड़ी हार्वेस्ट वाली जगह जरूर होगी। वो हेड गॉब्लिन की पाउच खोलकर देखता है और शॉक हो जाता है जब उसके अंदर एक जिंदा नीला सा मेंढक हिलता डुलता मिलता है। हमारा लड़का सोचने लगता है ये लोग जिंदा टोड को क्यों उठाकर घूम रहे थे, मरा हुआ ही ले लेते। तभी वो टोड चिपचिपा सा लेप बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में हमारा लड़का समझ जाता है कि ये गॉब्लिन्स का पैरालिसिस पॉइजन है। वो तुरंत डिसाइड कर लेता है कि इस टोड को उसे हर हाल में पालना ही होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे टोड बहुत क्यूट लग रहा है, बल्कि इसके जहर से वो अपने जिस्म में छोटे डोसेज इंजेक्ट करके पॉइजन रेजिस्टेंस भी बना सकता है। पैरालिसिस पॉइजन का सही इस्तेमाल हो गया तो हंटिंग भी और आसान हो जाएगी। फिर हमारा लड़का इस टोड का नाम सोचता है, जो डॉग, और मन में तय कर लेता है कि जो डॉग को अच्छे से खिला पिलाकर मोटा ताजा करेगा। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ये टोड अब ऑफिशियली उसकी प्रॉपर्टी है। वो सोचता है क्या ये कोई हिडन गिमिक था जो अब रियल वर्ल्ड में भी काम कर रहा है, और फिर वहीं से ओवरथिंक मोड ऑन, हर एंगल से सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है। इसके बाद हमारा लड़का और आगे एक्सप्लोर करना शुरू करता है और डायमेंशनल गेट खोल देता है। गेट की मदद से वो बार बार आना जाना करता रहता है और आखिर अपनी रीऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट कर लेता है। उसके तुरंत बाद वो आसपास का एरिया सर्च करना शुरू करता है और तब उसे एक स्प्रिंग मिलता है जो ड्रोन से रिकनेसेंस के वक्त उससे मिस हो गया था। वो पानी को ध्यान से देखता है और अंदाजा लगाता है कि ये सीधा सा नॉर्मल सा पानी है, कोई खास खतरा नहीं। उसे हैरानी होती है कि शेल्टर के इतने पास उसे एक और पोटेंशियल हाइडआउट मिल गया और स्प्रिंग के बिल्कुल पीछे उसे ग्वाका ट्री और वेजिटेबल ऑयल के बड्स लगे हुए मिलते हैं। हमारा लड़का ग्वाकम फ्रूट्स तोड़कर अपनी तरफ जमा कर लेता है और वेजिटेबल ऑयल बड्स भी अच्छी खासी मात्रा में हार्वेस्ट कर लेता है। इसके बाद वो हर जगह पेड़ों पर निशान बनाता चलता है जहां जहां गुजरता है, ताकि वापस आते वक्त कभी ये रास्ता भूल ना जाए, और फिर शेल्टर की तरफ पलटने लगता है। अपने अपार्टमेंट में लौटकर वो अपने नए पेट जो डॉग को खाना खिलाता है। फिलहाल वो जो डॉग को 2nd फ्लोर वाले अपार्टमेंट में ही पाल रहा है। उसे पता है कि अगर जो डॉग को हाइडआउट में छोड़ दिया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। पेट का ख्याल रखने के अलावा भी उसके पास काम की लंबी लिस्ट बाकी है। सबसे ज्यादा वक्त उसका ऑइंटमेंट बनाने में चला जाता है और उल्टा वो इतना ज्यादा बना देता है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो मीक्योंग को नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद भी एक अवेकनर है, तो वो डिसाइड करता है कि ये ऑइंटमेंट जंग को दे देता है। यंग के जिम पर वो पहले अपना प्रोटीन ड्रिंक घटक रहा होता है, तब हमारा लड़का उसे ऑइंटमेंट देता है, जिसे देखकर वो हैरानी से पूछता है ये क्या चीज है। हमारा बंदा कैजुअली बताता है कि उसने थोड़ा ज्यादा खरीद लिया और ये जख्मों के लिए काफी अच्छा है। यंग मजाक में पूछता है क्या वो अब कोई मार्केटिंग शार्क बनने का प्लान बना रहा है। हीरो हंसते हुए मना कर देता है। फिर भी ह्योंग उसका शुक्रिया अदा करता है, ऑइंटमेंट के लिए भी और सूरा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए भी। हमारा लड़का भी उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसे शूटिंग इंसिडेंट के बारे में बताया। फिर ऐसी योंग हो जिम के अंदर की अजीब खामोशी नोटिस करता है जो आम दिनों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही।
उसका दोस्त समझाता है कि सब लोग प्लान्स बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वाले बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके बाद सब हिला दिए गए। अब वो लोग यहीं किसी तरह का बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा हीरो उसे वार्न करता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा करना खुद में डेंजर का सिग्नल होता है, लेकिन ह्योंग अपने मेंबर्स को छोड़ने के मूड में ही नहीं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। जुंग फिर पूछता है कि सियोंग हो का क्या प्लान है, लेकिन वो बात को हल्की हंसी में उड़ा देता है। तभी दोनों एक तेज चीख सुनते हैं जो ऐसी योंग हो को काफी फेमिलियर लगती है। वो नीचे बिल्डिंग की तरफ झांक कर देखता है और नीचे जमीन पर मी क्योंग को पड़ा देखता है। दोनों तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, घबराकर पूछते हैं क्या हुआ। वो समझाती है कि उस पर हमला हुआ, लेकिन उसे अटैकर का चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिला। यंग तुरंत भागकर बिल्डिंग के बाहर और आसपास का एरिया चेक करने निकल पड़ता है, जबकि हमारा लड़का उसे कुछ देर के लिए अंदर रुकने को कहता रहता है। तब तक हमारा हीरो मिक्योंग के साथ ही रहता है। वो बताती है कि अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया, सब कुछ एक पल के लिए ब्लैकआउट हो गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ये सुनकर हमारे हीरो की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि क्या चल रहा है। वो उसे जोर देकर कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तुरंत ब्लिंक एबिलिटी यूज करे, क्योंकि वो लोग अब हिलना शुरू हो चुके हैं। साथ ही वो उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी ही एक सेल्फ डिफेंस किट उसके पास भेज देगा और उससे कहता है कि अब बहुत ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा, अपोकलिप्स के आने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। उसे एक पुराना मीम याद आता है, 5 लोग इकट्ठे हों तो उनमें से एक तो पक्का बेकार होता ही है। ट्रोलर्स दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं, खासकर सूरा में। सूरा में डेवलपर्स ने इंटरफेरेंस के लिए पैचेस जरूर डाले, रिपोर्ट्स का जवाब भी दिया, लेकिन ट्रोलर्स को पकड़ने में कभी सही से हाथ नहीं डाला। सूरा में ट्रोलर्स पहले नॉर्मल प्लेयर बनकर टीम ज्वाइन करते थे, फिर धीरे से पार्टी को ऐसे एरियाज में ले जाते जहां मॉन्स्टर्स की भरमार होती और पूरी पार्टी को वाइप कर देते। वो बिगिनर्स के सामने बहुत स्वीट और हेल्पफुल बनकर आते, फिर बाद में उन्हीं को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते। ट्रोलर्स ने लोगों के बीच डिस्प्यूट्स कहीं से कहीं तक बढ़ा दिए, पार्टीज को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा कर काफी कुछ तबाह किया। गेम पहले ही ज्यादा फेमस नहीं था और इनकी हरकतों ने सिर्फ 1 साल में उसे पूरे तरीके से गिरा दिया। एक्टिव यूजर्स कुछ ही बचे, लगभग सिर्फ 4 पर आ गए, क्योंकि सियोंग हो की टीम ने बाकी बचे ट्रोलर्स की हंटिंग कर करके उन्हें साफ कर दिया था। हमारा लड़का सोचता है मैं ये सब खुद को क्यों समझा रहा हूँ, फिर एक लाइन में अब तक की सारी फाइंडिंग्स को समराइज करता है। यूइदो शूटआउट के बाद अवेकनर कम्युनिटी काफी हद तक एक जगह जमा हो चुकी है। ये लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे, बल्कि पीछे बैठकर अपने काम के लिए स्कीम्स भी रची जा रही है। वो बीच ही में रुक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि लोग उसके वीडियोस भी बेच रहे हैं। जितना गहरा वो साइट पे स्क्रॉल करता है उतना ही ज्यादा कुछ सामने आता है। उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि उसका पुराना टीममेट दावा गिसेम असल में एक ट्रोलर था। वो दावा जोस एम के वीडियो का थंबनेल देखकर सन्न रह जाता है, जहां लिखा होता है कैरिड बाय किम्बब जाओ। अब सियांग हो सोचता है क्या ये ट्रोलर एडिटेड वीडियो के थ्रू लोगों को फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो खुद हल्की सी ताली बजा देता है, क्योंकि दावा जुसेम के प्लान को देखकर लोग उसको स्मार्ट कहकर तारीफ भी कर रहे होते हैं। वो कुर्सी पर पीछे तक खिंचकर स्ट्रेच करता है और फैसला करता है कि अब ऐसे लोगों का सामना करने के लिए खुद को और भी तैयार करेगा। और ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा प्लानिंग, सिर्फ इसलिए ताकि ऐसी घटिया सोच वाले लोगों को ठीक तरह हैंडल कर सके। अगले 13 दिन तक जब भी उसे जरा सा भी फ्री टाइम मिलता, हमारा हीरो सर्वाइवल के मीट्यूब चैनल से रियल कॉम्बैट के लिए वेपन्स का इस्तेमाल और फाइटिंग टेक्निक्स लगातार सीखता रहता है। उसी दौरान उसकी स्क्रीन पर बार बार दिखते हैं मॉन्स्टर्स के अटैक्स, हाइडआउट्स पर हमले, हर तरह के कॉम्बैट सिनारियोज। साथ ही वो ये भी नोट करता है कि काफी स्ट्रैटेजीज और वेपन्स ऐसे हैं जो वायर डिजीज को ध्यान में रखकर बनाए ही नहीं गए। इस तरह के 13 दिन की ट्रेनिंग के बाद सियोंग हो आखिर एक मेन वेपन चुनने के लिए रेडी महसूस करता है। ऐसा वेपन जो वायर डिजीज आने के बाद भी काम आए, जो इंसानों के खिलाफ क्लोज कॉम्बैट में भी यूजफुल हो और मॉन्स्टर्स को भी एफिशिएंटली गिरा सके। वो अपने टूल बैग में झांकता है, इंडियन वॉर क्लब, वुडन स्लिंगशॉट, ओचर क्ले बीड्स और हैंडमेड स्टोन एक्स, लेकिन इनमें से एक भी उसकी सारी कंडीशंस पर खरा नहीं उतरता। सबसे पहले हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि स्लिंगशॉट ट्राई करके देखे। यूटिलिटी के हिसाब से ये वेपन बहुत वर्सेटाइल लगता है, लेकिन ओचर क्ले बीड्स थोड़ी एम्बिग्यूअस लगती हैं, उनमें पावर इतनी कम है कि डैमेज डाउटफुल सा लगता है। अगला चॉइस वो इंडियन वॉर क्लब को बनाता है। वो सोचता है कि जब वायर डिजीज को फिक्स्ड चीज मान ही लिया गया तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज़ॉम्बी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसके स्कल के अंदर रहते स्पोर्स को ब्लंट वेपन से कुचल देना। उसे याद आता है कि लेवल 10 पर पहुंचने के बाद जो पहला वेपन उसने गेम में खरीदा था वो भी एक ब्लंट टाइप आइटम था, एबनी वुड क्लब। इसीलिए अब उसके लिए ब्लंट वेपन की प्रोफिशिएंसी बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब हमारा लड़का सोचता है कि क्या ये इंडियन वॉर क्लब इंसानों के खिलाफ भी उतना ही काम का साबित होगा। उसे ये चीज डाउटफुल लगती है क्योंकि किसी साइकिक अवेकनर के सामने इस वेपन के साथ खुद को सेफ रखना मुश्किल हो सकता है। वो जानता है कि सर्वाइवल लाइफ में बात इसी किसी इंसान को मारने पर सीधे 50 पॉइंट्स मिलते हैं, यही मर्डरर सिस्टम है।
जहां मर्डरर मार्क होने पर आसपास के प्लेयर्स के साथ डेथ मैच जैसी सिचुएशन फोर्स हो जाती थी। इस सिस्टम ने प्लेयर किलिंग का मिसयूज कुछ हद तक रोका था, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉइंट्स के लिए दूसरे यूजर्स को एलिमिनेट करने पर उतर आते हैं, चाहे उन्हें खुद डिमेरिट्स क्यों न झेलने पड़े। इतने में वो अपने इंडियन वॉर क्लब से प्रैक्टिस डमी को पूरी तरह चूर चूर कर देता है। वो डिसाइड करता है कि ऐसे प्लेयर्स से दूर ही रहेगा, कम से कम तब तक जब तक उसका आइटम और स्किल फार्मिंग काम पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारा हीरो पसीना पोंछता हुआ सोचता है कि अब उसे शॉप को भी पूरी तरह डिसमेंटल करना शुरू कर देना चाहिए। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक करीब से भेड़िए की चीख सी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो झटके से घबरा जाता है, सोचता है क्या कोई भेड़िया हाइडआउट के आसपास घायल होकर आ गया है। कुछ देर बाद सियुंग हो उस भेड़िए को ढूंढ निकालता है। वो आम भेड़िए से काफी बड़ा होता है, ऐसा कि हमारा लड़का चाहे तो उस पर बैठकर सवारी भी कर ले। सिस्टम उसका नाम बताता है, ग्रे वुल्फ। लेकिन पास जाकर गौर से देखने पर वो नोटिस करता है कि भेड़िया सांस ही नहीं ले रहा। वो सोचता है क्या ये कोई स्ट्रे वुल्फ था या फिर कहीं और हमले का शिकार होकर यहाँ तक घिसट कर आ गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी चोटों का डिटेल में इंस्पेक्शन करने लगता है। तभी अचानक एक छोटा सा यंग वुल्फ उसकी पीठ पर जोर से टक्कर मार देता है। सियुंग हो समझ जाता है कि ये मरा हुआ भेड़िया इस छोटे वाले की माँ है और ये बच्चा उसके और अपनी माँ के बीच खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उलझन में पड़ जाता है क्योंकि वो फोर्स से इस छोटे वुल्फ को उसकी माँ से अलग करने का दिल ही नहीं बना पाता। हमारा हीरो एक शवल उठाता है, डिसाइड करता है कि सबसे पहले माँ भेड़िए को जल्दी से दफन करना होगा। गड्ढा खोदते वक्त वो सोचता है अगर ये भेड़िया मॉन्स्टर निकला तो ये भी बोन क्रीपर बन जाएगा, और अगर मॉन्स्टर नहीं भी है तो भी इसकी लाश और मॉन्स्टर्स को खींच लाएगी। कुछ वक्त बाद गड्ढा पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। तब तक छोटा वुल्फ अपनी माँ के पास ही सुलगता हुआ पड़ा रहता है। ये मंजर हमारे लड़के को उसके छोटे दिनों की याद दिला देता है, जब वो अपने कुत्ते मंगची को पाला करता था। फिर वो धीरे से छोटे वुल्फ को उठा लेता है और हल्के से समझाता है कि उसकी माँ अब यहीं सोने वाली है। ये भी कहता है कि वो जब चाहे अपनी मॉम से मिलने आ सकता है। दिमाग में वो ऑलरेडी प्लान बना चुका है कि हाइडआउट के गेट में एक छोटा सा डॉग होल बनाएगा। फिर सयोंग हो उस वुल्फ को एक पीस मीट का देता है, वादा करता है कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता उसे भूखा नहीं रहने देगा। बदले में वो उसके अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल की मदद मांगता है। जब वो पूछता है कि क्या ये डील ठीक है, छोटा वुल्फ नरम सी आवाज निकालकर खुशी से जवाब देता है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका नाम रखता है डिंगो और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, नोटिफाई करता है कि उसने सक्सेसफुली ग्रे वुल्फ के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया और ये ग्रे वुल्फ डिंगो अब उसकी प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब अपोकलिप्स आने में 19 दिन बचे हैं। सियोंग हो डिंगो को ट्रेन करने में पूरी तरह बिजी रहता है। वो उसे वही एक्शंस रिपीट करने के लिए बोलता है जो अभी अभी सिखाए। जब हमारा लड़का पॉ बुलाता है, डिंगो तुरंत अपना पंजा उसके हाथ पर रख देता है, फिर कमांड मिलते ही भाग जाता है। सिट, लाई डाउन। हर कमांड पर वो बिल्कुल तमीज से बैठना, लेटना, चुप रहना, सब कुछ परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है। आखिर में हमारा लड़का एक बड़ा सा बोन हवा में उछालकर फेंकता है। डिंगो एक तेज लीप के साथ उसे आसानी से हवा में ही पकड़ लेता है। प्रोटैगनिस्ट खुशी से भर जाता है, नोट करता है कि ये कितनी जल्दी सीख रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो दूसरी दुनिया का प्राणी है। उसकी सेंट ट्रैकिंग एबिलिटी को याद करते हुए वो डिंगो को अपनी नजरों में एक लकी बंडल, एक असली ब्लेसिंग मानता है। वो अपने इस अडोरेबल साथी का ख्याल रखते हुए उसके माथे पर हल्का सा किस करता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। सी योंग हो कॉल चेक करता है, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखता है। ह्योंग का मैसेज होता है। वो सजेस्ट करता है कि लेविटेशन वेब पर सर्च करके देख। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो एक आर्टिकल पर जा पहुंचता है जहां एक आदमी को फर्स्ट सुपर ह्यूमन कहा जा रहा है, जो क्लेम कर रहा है कि ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स जल्दी ही आकर तबाही मचाएंगे। ये आर्टिकल रैंक 1 तक पहुंच चुका है। कमेंट्स में आम लोग काफी स्केप्टिकल हैं। उन्हें लगता है ब्रॉडकास्टिंग चैनल ने ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए किया है। वो नोट करता है कि बहुत से लोगों को ईरस के बारे में जरा भी कुछ पता नहीं, लेकिन अवेकनर्स की कमेंट्स पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई देती हैं। उसे ये देखकर थोड़ा मजा भी आता है कि कुछ लोग कम इन्फॉर्मेशन मिलने पर इरिटेट हो रहे हैं और कुछ लोग गुस्सा हैं कि जो वो जानते थे वो अब सबके सामने आ रहा है। अगला सवाल उसके दिमाग में ये उठता है कि सरकार इस सब पर कैसे रिएक्ट करेगी। उसे पता है कि लोग सुपर पावर्स और शॉक वाले टॉपिक्स पर रैलीज तक करने लगे हैं, लेकिन वो खुद को झटका देकर डिसाइड करता है कि इन सब पंगे में घुसने का कोई फायदा नहीं। हाँ, वो इतना जरूर मानकर चलता है कि गवर्नमेंट दूसरे ओमेन यानी हॉबगॉब्लिन इवेंट के बाद जरूर एक्टिव हो जाएगी, इसलिए शांघाई यानी सियुंग हो अब एक पल भी वेस्ट न करने का डिसाइड करता है। वो डिंगो से कहता है कि आज से एक्सप्लोरेशन ऑफिशियली शुरू होगा। दिल के अंदर वो जानता है कि सिर्फ थरो प्रिपरेशन ही उसकी असली बीमारी का इलाज है। डिंगो भी उत्साह से ये बात सुनकर टेल हिलाकर तैयार दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद दोनों पोर्टल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। सी यंग हो सोचता है कि उसने डिंगो के साथ इंटर डायमेंशनल एक्सप्लोरेशन ही क्यों चुना। फिर एक छोटी पाउच उसे सूंघने के लिए देता है और कमांड देता है, ढूंढ के ला।
इस एक्सप्लोरेशन का पहला रीजन है आने वाले हॉबगॉब्लिन इवेंट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना। उसे डिंगो को गॉब्लिन्स की स्मेल प्रॉपरली इम्प्रिंट करानी है। तभी डिंगो झाड़ियों की तरफ भौंकता है। उसे वहां फ्लैश की बू मिल चुकी है। हमारा हीरो प्राउड महसूस करता है कि इतनी हल्की बची खुची बू से भी डिंगो ने टारगेट ट्रैक कर लिया। दूसरा रीजन ये है कि वो टेस्ट करे कि लाइव कॉम्बैट में डिंगो कितना काम रह सकता है और कमांड्स फॉलो कर सकता है या नहीं। वो एक सिग्नल देता है और वुल्फ तुरंत सामने की तरफ दौड़ पड़ता है, हर मूवमेंट में एकदम प्रिसाइज। डिंगो घास पर भागते हुए एक खरगोश पर झपटता है और उसे हंट कर लेता है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उसकी तारीफ करता है, खुशी से उसे अप्रिशिएट करता है। तीसरा रीजन ये कंफर्म करना है कि दूसरी दुनिया में प्रॉपर हंटिंग पॉसिबल है या नहीं। सियुंग हो डिंगो के पास जाकर उसके शिकार चेक करता है। मोटे मजबूत पंजों वाले बड़े साइज के डेड रैबिट को गौर से देखता है। फिर हमारा लड़का और उसका छोटा वुल्फ साथी आगे की तरफ एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। चलते चलते वो सोचता है कि अगर डिंगो की कॉग्निशन को स्टैट्स में लिखना होता तो वो कैसा दिखता। वो डिसाइड करता है कि वैली की तरफ जाकर खुद ही ये सब वेरीफाई करेगा। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, नोटिफाई करता है कि डिंगो की हेल्थ 1 पॉइंट बढ़ चुकी है। उसे याद आता है कि किम्बब जोआ के रूप में उसकी खुद की हेल्थ 170 थी। ये सोचकर हमारा हीरो डिंगो की इतनी तेज ग्रोथ देखकर दिल से इंप्रेस हो जाता है। अचानक डिंगो जोर जोर से खांसी करने लगता है, जैसे गला अटक गया हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसके पास दौड़कर पानी लेकर आता है। उसे पिलाते हुए उसे याद दिलाता है कि जंगल के अंदर कभी अकेला भटकने की कोशिश मत करे। डिंगो धीरे धीरे पानी पीता है, सांस संभालता है। इसी बीच हमारा लड़का पास की जमीन पर पड़ी एक बड़ी सी हरी मिर्च जैसी चीज देख लेता है और सोचता है क्या डिंगो ने यही खा ली थी। सिस्टम बताता है कि इसका नाम बुल पेपर है। सियुंग हो को जंगल के बीच ये चीज मिल जाने पर बहुत सुकून मिलता है। वो डिंगो की तारीफ करता है, वादा करता है कि बाद में उसे बहुत सारे ट्रीट्स देगा। फिर जमीन खोदकर बुल पेपर का ढंग से हार्वेस्ट करने लगता है। फिर दोनों अपनी आखिरी हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। एक नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर दोनों कुछ देर आराम करते हैं। इस बार डिंगो को आसपास कुछ भी अजीब स्मेल या प्रेजेंस महसूस नहीं होती। दिल के अंदर हमारा लड़का सोचता है कि रेड ट्राउट मॉन्स्टर्स नहीं होते, न ही उनसे पॉइंट्स मिलते हैं, न आइटम्स। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि छोटे डिंगो को एक्सपीरियंस मिले, और यही उसके लिए असली इन्वेस्टमेंट है। रेड ट्राउट का शिकार पूरा करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि अब फेज 2 की प्रिपरेशंस फिनिश करेगा, फिर सीधा घर लौट जाएगा। अगले दिन सुबह उसका पूरा रेस्टोरेंट ध्वस्त हो चुका होता है, सिर्फ मलबे का ढेर बचा रहता है। डिमोलिशिंग कंपनी का मैनेजर उसे बताता है कि अगर अगले 3 दिन के अंदर कोई रिपेयर इशू निकले तो उनसे कांटेक्ट कर ले। हमारा हीरो इतनी सुबह काम करने के लिए दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। वो गहरी सांस लेता है। जगह को टूटी हुई देखकर हल्का सा दुख जरूर होता है, लेकिन वो जानता है कि ये कुर्बानी जरूरी थी। अंदर कदम रखते ही सियुंग हो सोचता है कि अपोकलिप्स के बाद जो लोग ज़ॉम्बीज नहीं बनेंगे वो पक्का शॉप्स लूटने निकल पड़ेंगे। वो मानता है कि वो खुद भी शायद वही करता, इसलिए शिकायत करने का हक भी नहीं बनता। जैसे ही वो सफाई शुरू करता है, पीछे से ह्योंग आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। खाली कमरे को देखते हुए ह्योंग कह देता है कि उसने भी अब सिर्फ बेयर मिनिमम इक्विपमेंट बचा रखा है। जब हमारा लड़का पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, यंग उसके माथे पर उंगली से छोटा सा थपका मारता है। नाराज होकर कहता है, कल बिना कुछ बोले गायब हो गया, इसलिए आज बस ये चेक करने आया हूँ कि तू जिंदा है भी या नहीं। डिंगो साइड से ठंडी नजरों से यंग को घूर रहा होता है। यंग सोचता है क्या सियुंग हो के पास हमेशा से डॉग था, तो वो बताता है कि पहला वाला तो काफी पहले चला गया, ये उसका नया पेट है। ह्योंग मुस्कुराकर कहता है, ये वुल्फ तो बहुत अडोरेबल लग रहा है। फिर भी सियुंग हो दोबारा पूछता है कि वो यहाँ असल में क्यों आया है, और ह्योंग फिर वही लाइन दोहराता है कि बस चेक करने। हमारा हीरो इस बात को पूरा नहीं मानता, तो जुंग आखिर दूसरी वजह भी बता देता है। वो स्वीकार करता है कि वो असल में फिक्र में था। साथ ही बताता है कि उसने उन लोगों का पता भी लगा लिया जो मी क्योंग पर हमले के पीछे थे। इस वक्त अपोकलिप्स आने में सिर्फ 17 दिन बचे हैं। दोनों बैठकर बात करते हैं और जुंग को पता चलता है कि पार्टी जो किम चेउल जून, वो आदमी जो हमेशा टोपी पहनता है, ने बनाई है, असल में मी क्योंग को ही टारगेट कर रही है। जुंग ये भी बताता है कि वही टो ट्रक जिसे हमारा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनकी पार्टी का हिस्सा है। वो सामने वाली पहाड़ी की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या उसके बेस के नीचे वाला एरिया वही नहीं जहां रीडेवलपमेंट अधूरा छोड़ दिया गया, और बताता है कि उनका हाइडआउट वहीं कहीं पर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है कि ह्योंग इतना सब कैसे जान गया, तो ह्योंग एक्सप्लेन करता है कि सारे क्लूज धीरे धीरे लाइन में आ गए। वो बताता है कि हानजिन संग जो लेविटेट कर सकता है, हाल ही में एक वैरायटी शो में दिखा था, और ह्योंग ने उसे सीधा पूछ लिया। हानजिन ने बताया कि वो चाओल जोन के ग्रुप से मिला था, लेकिन उनके मेंबर्स का बिहेवियर इतना बेहाल था कि उसने उनके साथ रहना ही मना कर दिया। पर्सनालिटीज इतनी टकरा रही थी कि वो वहां रुक ही नहीं सकता था। मी क्योंग पर हुआ इंसिडेंट होने के बाद बाकी सब फीमेल मेंबर्स एक एक करके पार्टी छोड़ने लगी। जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें दूसरी अवेकनर पार्टीज से ऑफर्स मिल गए। ह्योंग सियुंग हो से उसका ओपिनियन पूछता है, और हमारा हीरो कहता है कि मी क्योंग के अलावा बाकी लड़कियों को शायद धोखे से ही उस ग्रुप में खींच लिया गया होगा। फिर ह्योंग अचानक बताता है कि अब उनकी पार्टी सिर्फ 4 लोगों तक सिमट चुकी है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। ये सुनकर हमारा लड़का स्टन हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके पास 20 मेंबर्स थे।
ह्योंग डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ इतना जानता है कि अब उनमें से सिर्फ 2 ही अवेकनर्स बचे हैं। सियुंग हो के लिए ये सब हजम करना मुश्किल होता है। उसे याद आता है कि उन्होंने इन लोगों के लिए कितने काम किए, फिर भी सब छोड़कर निकल गए। ह्योंग फिर भी शांत रहता है, कह देता है कि बस दुनिया ऐसी ही है, लोग अपना ही सोचते हैं। इससे ज्यादा वो छोटी जियोन के बारे में परेशान है, सोच रहा है कि क्या अपनी एक्स वाइफ से कांटेक्ट करे या नहीं। हमारा लड़का सीधे चेहरे के साथ बैठ जाता है, जानता है कि दोनों की सिचुएशंस एक जैसी नहीं। दिल में वो अपने ख्याल को कंफर्म करना चाहता है, इसलिए जुंग से एक बात पूछने का सोचता है जो काफी दिन से उसके दिमाग में है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है, अगर सच में अपोकलिप्स आ गया और लोग ह्योंग को धमकाने लगे तो वो क्या करेगा, लेकिन ह्योंग बीच में ही बोल पड़ता है कि वो बिना झिझक उन्हें मार देगा। यंग कहता है कि आम हालत में उसका प्रिंसिपल है कि किसी को चोट न पहुंचाए, लेकिन जब कानून ही न बचे तब कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उसका मानना है कि ऐसे वक्त में बुरी सोच वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर जुंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि सियुंग हो ऐसी बात क्यों सोच रहा है, ये उसके जैसे इंसान का सवाल नहीं लगता। हमारा लड़का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं देता। तभी उसके मोबाइल से अचानक हेल्प की चीख जैसी आवाज निकलती है। ये साउंड इतनी अजीब होती है कि ह्योंग सोचता है क्या ये किसी खोए हुए बच्चे की पुकार है, लेकिन सियुंग हो मैप चेक करता है और जुंग से कहता है कि कुछ देर के लिए डिंगो का ख्याल रखे। दूसरी जगह मी क्योंग हर तरफ से गंदे लोगों से घिरी हुई है, शायद उसने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। एनफोर्सर टो ट्रक ऑन इन हॉक उसे ऊपर से ताना मारते हुए कहता है, इतना ड्रामा क्यों कर रही है, नीचे उतर जा। जवाब में मी क्योंग छत के किनारे पर खड़ी चीख कर कहती है कि वो पहले ही मना कर चुकी थी, फिर भी ये लोग उसका पीछा करते रहे। वो पूछती है ये सब कर क्यों रहे हो। ऑनिन उसे फिर से सोचने के लिए कहता है, दोबारा सोच ले। लेकिन किम चियोल और मा जांगिन आगे बढ़कर कहते हैं कि अब बात उनके तरीके से ही होगी और याद दिलाते हैं कि रीडेवलपमेंट एरिया में कोई उनकी मदद को आने वाला नहीं। किम चियोल उसे कहता है कि अपनी ताकत बचाकर रखो, याद दिलाता है कि सबके पास अपने ट्रेड्स हैं। फिर वो काउंटडाउन शुरू कर देता है। उसी वक्त हमारा लड़का एक गली के अंधेरे में छुपा अपने वेपन्स रेडी कर रहा होता है। जब काउंटडाउन 2 पर आता है, हमारा लड़का स्लिंग शॉट से सीधा किम चियोल की तरफ शॉट छोड़ता है और 3 के साथ ही किम चियोल झटका खाकर जोर से पीछे लड़खड़ा जाता है। पूरे ग्रुप की आंखें फटकर रह जाती हैं। सब इधर उधर देखते हैं कि हमला किसने किया। तभी हेलमेट पहने हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आकर ऑन इन पर सीधा वार करने के लिए कदम बढ़ाता है। अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि क्या अपनी आइडेंटिटी यहाँ रिवील करनी चाहिए या नहीं। इंडियन वॉर क्लब घुमाकर सियुंग हो ऑन इन के जिस्म पर भारी वार करता है, फिर बिना रुके सीधा दूसरे मेंबर की तरफ पलट जाता है। ये बंदा अपने आसपास काली एनर्जी निकाल रहा होता है, जिससे हमारे हीरो को शक होता है कि उसका ट्रेट विजन ब्लॉकिंग टाइप का है। फिर भी सियुंग हो मौका देखकर उसे भी जोर से ठोक देता है। अब हमारा हीरो तेज सांसें भर रहा है, जिस्म थोड़ा कांप रहा है। तभी मी क्योंग नीचे से उसे आवाज लगाती है, उसे चेतावनी देती है कि पीछे देखो। वो मुड़कर देखता है तो किम चियोल एक बैट लेकर उसकी तरफ झपटता हुआ आ रहा है। बैट सीधा उसके हेलमेट पे लगती है। हेलमेट में बड़ी दरार आ जाती है। सियुंग हो हेलमेट की लगने वाली चोट से हिल जाता है। अटैक की डिस्ट्रक्टिव फोर्स देखकर डर जाता है। उसी वक्त किम चियोल को समझ आ जाता है कि ये बंदा कौन है, लेकिन हमारा लड़का अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर रहा होता है। क्लियरली देख रहा होता है कि किम चियोल का ऑफेंसिव ट्रेट इतने अर्ली स्टेज पर भी कितना खतरनाक है। किम चियोल कसम खा लेता है कि वो आज इसको लंगड़ा कर ही छोड़ेगा। उसके ग्रुप मेंबर्स भी उसके पीछे खड़े होकर पूरी ताकत लगाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वो खुद नॉन अवेकनर्स हैं, फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ खोल देने को तैयार। ऑनिन बिजली जैसी करंट के साथ हमारे हीरो की तरफ झपटता है, रास्ते भर उसका मजाक उड़ाता हुआ, अपने सारे स्किल्स दिखाता हुआ। सियुंग हो एक पल के लिए उलझन में पड़ जाता है कि क्या करे। वो सोचता है क्या उसे अभी डायमेंशनल गेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऑनिन का अटैक बिल्कुल आसपास आ पहुंचता है कि डिंगो अचानक सामने कूदकर उसकी बाह में दांत गाड़ देता है। यंग एक गली से बाहर निकलकर सामने आ जाता है, पूछता है क्या ये सब दिन के उजाले में करना ठीक लगता है। वो ग्रुप को सजेस्ट करता है कि अगर पंगा नहीं चाहिए तो यहाँ से निकल लो, वरना वो 112 पर कॉल कर रहा है। ग्रुप के सब लोग कुछ पल के लिए हिलते हैं, फिर फिलहाल के लिए पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं। ह्योंग उन्हें जाते देख कहता है कि दिखने में कमजोर लगते हैं, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे दुनिया के मालिक हों। थोड़ी देर बाद मी क्योंग ऊपर से नीचे उतरकर सीधा हमारे हीरो का सिर पकड़कर चेक करने लगती है कि वो ठीक है या नहीं। वो हेलमेट की बड़ी दरार देखकर चिंता में आ जाती है और ह्योंग हमारे लड़के को पिगी बैग देने का ऑफर करता है। दोनों को इतना फिक्र करता देखकर सियुंग हो के दिमाग में गेम वाले उसके पुराने साथी याद आने लगते हैं। मी क्योंग हॉस्पिटल चलने का कहती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मुंह फेर कर कहता है कि वो ठीक है, जरूरत नहीं। फिर वो जुंग से सीधा पूछता है कि क्या वो मी क्योंग को अपनी पार्टी में ले सकते हैं। जुंग कहता है जब तक मी क्योंग खुद मना नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो खुशी से तुरंत हाँ कर देती है। हीरो कहता है कि उसे अब कुछ काम निपटाने हैं और वहां से निकल पड़ता है। यंग और मी क्योंग दोनों सोचते रह जाते हैं कि वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। घर लौटकर हमारा हीरो अपना पूरा ध्यान इमोशंस को कंट्रोल करने और प्रेपरेशंस के सेकंड स्टेज की प्लानिंग पर लगा देता है। उसका इतना अचानक वहां से निकल जाना भी मजबूरी थी। ह्योंग और मी क्योंग को साथ देखकर उसे लगा कि शायद इन दोनों के साथ अपनी एबिलिटीज का राज शेयर करना मुमकिन होगा।
लेकिन वो पहले ही डिसाइड कर चुका था। डायमेंशनल गेट का फुल यूज करने के लिए उसे जल्दी से लेवल अप करना होगा, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स और आइटम्स फार्म करने होंगे। क्रश देम विद आइटम पावर। ये लाइन माउंटेन गैंग से लड़ने के बाद उसके दिमाग में और भी गहरा बैठ गई है। उसे समझ आ रहा है कि अगर वो प्लान के मुताबिक अपोकलिप्स के लिए तैयारी करता रहा तो उसका लेवल बाकी लोगों से कम 3 लेवल आगे निकल जाएगा, जिससे उसके आसपास रिस्पॉन होने वाले मॉन्स्टर्स भी और स्ट्रांग हो जाएंगे और अपने 2 साथियों के साथ पार्टी बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी वो काम जारी रखता है जब तक कि अपने हाइडआउट के अंदर वुड बर्निंग स्टोव इंस्टॉल नहीं कर लेता, ताकि रात को गर्म और आराम से सो सके। डिंगो को भी ये स्टोव बहुत पसंद आता है। वो उसके पास लिपटकर घंटों तक गहरी नींद सो जाता है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास बस कुछ और चीजें इंस्टॉल करनी बची हैं। जैसे ही वो आ जाएंगी उसका इनिशियल हाइडआउट सेटअप लगभग पूरा हो जाएगा। ये सब सोचकर वो डिसाइड करता है कि आज रात पूरी ऑल नाइटर लगाएगा। इस वक्त अपोकलिप्स के आने में 16 दिन बचे हैं। टीवी पर न्यूज एंकर लोगों को अपडेट कर रहा होता है उस एस्ट्रॉयड के बारे में जिसे कुछ दिन पहले ऑब्जर्व किया गया था। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक HSA अनाउंस करता है कि यून जाम्बी अब सोलर सिस्टम के मिड पॉइंट में एंटर कर चुका है। HSA उसकी ट्रेजेक्ट्री को बहुत ही करीबी से मॉनिटर कर रहा है, लेकिन मीटियोराइट जुपिटर की ग्रेविटी से 2 टुकड़ों में टूट चुका है। इस पर मीटियोराइट ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट के हेड थॉमस चैंडलर पब्लिक को बताते हैं कि ये दोनों फ्रैगमेंट्स यून जाम्बी अल्फा और यून जाम्बी बेटा जमीन के करीब आने का कोई चांस नहीं रखते। लेकिन सियुंग हो को याद है कि D5 पर यानी अपोकलिप्स से सिर्फ 5 दिन पहले यून जाम्बी बेटा सबसे पहले गिरा था। वो समुद्र में रशियन शिप के करीब क्रैश हुआ था और उस टक्कर से उठने वाली सुनामी ने उस शिप को बहुत दूर ले जाकर गामशिन पोर्ट के किनारे फेंक दिया था। यही से कोरिया में पहली बार ज़ॉम्बीज का जन्म हुआ। न्यूज एंकर आगे बढ़ता है और यूइदो शूटिंग इंसिडेंट पर रिपोर्ट करता रहता है। प्रेसिडेंट जंग वोन तेक पूरे 1 हफ्ते से अपने रेजिडेंस से बाहर निकले ही नहीं। इस वजह से ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, जहां वो हियरिंग रखने पर राजी हो गए हैं। कुछ लोग अब कहने लगे हैं कि ये सब अवेकनर्स और आने वाली तबाही से जुड़ी अफवाहों से कनेक्टेड है। ये सब सुनकर हमारा लड़का दिल ही दिल में मान लेता है कि वाकई दुनिया का अंत आ रहा है। वो सोचता है कि अच्छा है, कम से कम मीडिया ने अब इन बातों में दिलचस्पी लेनी शुरू तो की, और अंदाजा लगाता है कि अब अवेकनर्स के लिए खुलकर जुर्म करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लैपटॉप खोलकर कम्युनिटी का रिएक्शन चेक करने का फैसला करता है। कमेंट्स स्क्रॉल करते हुए उसे लोगों के बहुत तेज डिवाइडेड ओपिनियंस दिखाई देते हैं। सब अपनी अपनी साइड पकड़कर बात कर रहे हैं। इत्तेफाक से उसकी नज़र माई ड्रीम के एक कमेंट पर पड़ती है और वो सोचता है क्या ये बंदा अभी तक एक्टिव था। माई ड्रीम वो प्लेयर था जो बिगिनर्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहने के लिए जाना जाता था, और सियुंग हो की पार्टी भी उसके साथ कुछ बार मिलकर खेल चुकी थी। माई ड्रीम का सपना था एक बंकर बनाना, और अगर हमारे हीरो के पास पोर्टल ना होता तो शायद वो भी उसके प्लान में शामिल हो जाता। वो डिसाइड करता है कि जब तक उसके वेटरन दोस्त माई ड्रीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो खुद भी कोई डील साइन नहीं करेगा। बस फिलहाल के लिए वो माई ड्रीम के कमेंट को बुकमार्क करके रख लेता है फ्यूचर के लिए। लैपटॉप बंद करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सेकंड शेल्टर बनाने की सोच से ही एक्साइटेड महसूस करता है। अगले दिन सियुंग हो अपने हाइडआउट के सामने खड़ा होता है। सोचता है कि 2 रात लगातार ऑल नाइटर खींचना भी मुमकिन था। थकान हद से ज्यादा है, लेकिन बाहर का कंप्लीट एक्सटीरियर देखकर उसे फिर से एनर्जी मिल जाती है। अब वक्त है ये समझने का कि सोलर पैनल से आ रही बिजली को कैसे यूज करे। सीधी सी बात, वायरिंग के कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स चाहिए होंगे ताकि ये पावर उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो सके। खुशकिस्मती से जब हमारा लड़का अपना फोन चार्जिंग पे लगाता है तो वो सख्त थकावट के बावजूद सही से चार्ज होने लगता है। वो दोनों हाथ हवा में उठाकर खुशी से कहता है कि अब उसने इस दुनिया में सर्वाइवल के लिए फाउंडेशन खड़ी कर दी है। काफी लंबी देर बाद उसके दिमाग में डोपामीन की एक तेज वेव दौड़ जाती है। कल ही वो लूमिनस और इग्निशन स्टोन्स भी कलेक्ट कर चुका है, और थोड़ा और गहरा खोदने पर उसे एक ऐसा मिनरल मिलता है जो ऑब्सिडियन से भी ज्यादा सख्त और तेज धार वाला है, जिसका नाम है एमेरुस। अभी के लिए ये खास काम का नहीं, लेकिन वो फिर भी सोचता है कुछ न होने से तो बेहतर है। वो डिसाइड करता है कि बाद में LED लाइट्स इंस्टॉल करेगा, लेकिन सोने से पहले बेसमेंट में रखे फूड सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तभी डिंगो की जोर से निकली हुई आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। वो भागकर बाहर की तरफ निकलता है। सियुंग हो देखता है कि डिंगो सामने खड़ा है, मेन वुल्व्स के सामने, जो एक ऐसे मॉन्स्टर टाइप हैं जिसे वो सोरा गेम से पहचान गया था। वो हैरान होता है कि जो क्रीचर्स आमतौर पर बहुत ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं वो यहाँ नीचे कैसे आ गए। डिंगो की गुस्से से भरी आंखें देखकर हमारे हीरो को शक होता है कि शायद यही वो वुल्व्स हैं जिन्होंने डिंगो की मां को मारा था। वो डिंगो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि अभी के लेवल पर वो इन सब वुल्व्स को एक साथ नहीं हरा सकता। अगर वो पीछे मुड़कर कोई बेटर वेपन लेने गया तो अपनी पीठ एक्सपोज कर देगा, जिससे तुरंत अटैक का रिस्क है, जो सीधी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि सबसे पहले अल्फा वुल्फ को भगाने पर फोकस करे, क्योंकि बाकी झुंड अक्सर लीडर के पीछे ही चलेंगे। वो देखता है कि ये वुल्फ्स कितनी ज्यादा कॉशियस हैं, और नोट करता है कि ये तभी मूव करते हैं जब अल्फा पहला स्टेप लेता है। अगला सवाल वो ये सोचता है कि क्या ये लोग कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं।
साथ ही वो याद रखता है कि इन वुल्व्स की सेंस ऑफ स्मेल हद से ज्यादा सेंसिटिव होती है। खुशकिस्मती से सियुंग हो के पास अभी पेपर स्प्रे मौजूद है। अगर वो अल्फा पर यह स्प्रे छिड़क पाया तो उसे शेल्टर से दूर भगाया जा सकता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बहने लगती हैं क्योंकि उसे लगता है कि स्प्रे करने से पहले ही वो खुद अटैक का शिकार हो सकता है। वो सोचता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अल्फा का ध्यान भटकाकर एक ही पल में स्प्रे का शॉट लगाया जा सके। अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में फ्लैश करता है। लॉजिकल लगता है और अपने हाथों से बनाए हुए इस हाइडआउट को बचाने के लिए वो पूरी हिम्मत जोड़कर तैयार हो जाता है। वो तुरंत एक छुरी सीधा अल्फा की तरफ फेंकता है, लेकिन अल्फा लाइटनिंग की तरह साइड स्टेप करके इस अटैक से बच जाता है। फिर अल्फा सीधा हमारे हीरो पर झपटता है, लेकिन जैसे ही वो इतना करीब आ जाता है कि कांटेक्ट होने वाला हो, जंग हो यानी सियुंग हो पोर्टल ओपन कर देता है और उस एक छोटे से विंडो ऑफ चांस का फायदा उठाते हुए सीधा उस पे पेपर स्प्रे दाग देता है। अल्फा अपना कंट्रोल खो देता है, भागकर उल्टा सीधा हिलने लगता है और उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी छुरी उसकी आंख में अंदर तक घुसा देता है। अल्फा के गिरते ही पूरा वुल्फ पैक पीछे हटने लगता है और कुछ ही पल में सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं। हमारा हीरो वहीं जमीन पर बैठ जाता है, महसूस करता है कि अभी अभी मौत से बस थोड़ा सा फर्क रह गया था। डिंगो उसके पास आकर उसे चेक करता है जैसे अपने मालिक की हालत देख रहा हो। सियुंग हो डिंगो के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है, उसकी हिम्मत और साथ के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो डिंगो से वादा करता है कि एक दिन वो जरूर उसकी माँ का बदला लेगा। इस वक्त अपोकलिप्स आने में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं।